अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स जूम मीटिंग। एवरी फ्राइडे आपसे मुलाकात होती है और जो हमारा टैक्स दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप है और टैक्स मास्टर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसका लिंक शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो आप इस मीटिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं फ्राइडे को। अभी 3 PM पे ये मीटिंग हो रही है और नॉर्मली जो है क्या कहते हैं 5:30 का टाइम होता है। तो इसको फिर बाद में आप इस वीडियो को टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। आज का एजेंडा, जो एक्सटेंडेड एजेंडा हमने बनाया, वो ये है कि टैक्स दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके क्वेश्चंस हैं पूरे वीक के, उन पर कुछ ना कुछ, मतलब आंसर्स तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है मैं भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन तो उस ग्रुप में जो मुख्तलिफ लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हो रही होती है। तो बीच में जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है उनकी डिस्कशन से, उस हवाले से मैं अभी उन सवालों के जवाब दूंगा। उसके अलावा आज सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स का जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो है जो उसका लिंक है सेक्शन 7E के साथ, और उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ों के साथ भी, क्योंकि बेसिकली बहुत मतलब टैक्स लॉ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि, और ये जूम मीटिंग्स का भी मकसद ये है कि एक तो रूटीन में टैक्स लॉ आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, या आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान, या जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, तो आप एक तो वो वाला टैक्स देख रहे हैं, विद होल्डिंग कर रहे हैं, रिटर्न्स फाइल हो रही हैं, या टैक्स ट्रिब्यूनल में केस कमिश्नर अपील के पास अपील जा रही है किसी सेक्शन पर, वो करें। और यहाँ पर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और स्टार्ट हमने इससे किया था कि पालकीवाला साहब की किताब, जो लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स है, इंडिया के बहुत मशहूर लॉयर जो थे टैक्स के, उनकी जो बुक है उसको बेस बनाते हुए हम बात करें। लेकिन कोशिश ये होती है कि जो अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उस सेक्शन पे बात की जाए। मुल्क में बहुत सारे और चीजें भी हो रही हैं, आप इजाजत दें तो मैं जरा किताब भी पिक कर लूँ। और उसके अलावा मैं आता हूँ जी, अपना पोस्टर भी लगा देता हूँ, क्या क्या। ठीक है जी, अपनी मार्केटिंग तो चलती रहनी चाहिए। मीन्स के ये बड़ा अच्छा नेट सोल का एक प्रोग्राम हुआ था गवर्नर हाउस में, तो वहां पे ये सारा कुछ हुआ था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। आ, और टीवी पे न्यूज़ वगैरह और बहुत कुछ आ रही है, लेकिन हमारा फोकस है टैक्स दोस्ती ग्रुप। अगर मैं निकाल लूँ और प्रीवियस वीक का मतलब होता है कि पिछले फ्राइडे तक जो आपने सवाल पूछे थे। और अच्छी बात है, टैक्स दोस्ती ग्रुप में खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि काफी कॉन्वर्सेशन हो रही है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लोग जो है शेयर कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त है। और उसमें उस्मान है, हमजा है, उमेर है, उसके अलावा और लोग भी हैं, शम्स हैं, अनवर हैं, जो काफी जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं। और आप इसमें सवाल जवाब भी होता है, फिर मुख्तलिफ लोग जो है। अगर आपने ज्वाइन करना है इस ग्रुप को तो कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है 0321 4409 009 पर आप मुझे मैसेज कर दें। और ये जो टैक्स दोस्ती ग्रुप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा एक टैक्स मास्टर क्लास है, उसमें 1000 वन टाइम ज्वाइनिंग फी इसलिए रखी है ताकि ग्रुप में थोड़े से लोग ऐड हों और जो कन्वर्सेशन वो करना चाहे। इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्रुप में कोई स्पेशल कॉन्वर्सेशन होती है। मकसद ये है कि ग्रुप का साइज थोड़ा थोड़ा रखा जाए। लेकिन अब इस ग्रुप में भी, टैक्स दोस्ती ग्रुप में भी जो बातचीत हो रही है वो काफी जबरदस्त हाई लेवल की हो रही है। और इसमें ये है कि जो जो बातें हो रही हैं वो आपकी प्रैक्टिस वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं चैट वगैरह और पार्टिसिपेंट्स वगैरह का फोल्डर भी खोल देता हूँ, ताकि जैसे जैसे लोग अगर ज्वाइन करें तो जो लोग ज्वाइन करेंगे वो फिर अपना सवाल पूछ चैट में पहले पूछ सकते हैं, और अगर बात ना बन रही हो तो फिर वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल भी पूछ सकते हैं।
सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे टैक्स दोस्ती ग्रुप में जो पिछले फ्राइडे 28 अक्टूबर, आज है 4 नवंबर, इस दौरान जो सवाल जवाब हुए, तो केस लॉ वगैरह का पूछा जाता है बड़ा कि जी केस लॉ शेयर कर लें। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि देखें, जब तक आप किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे पैसों से, तो उस वक्त तक वो जो है चलेगी नहीं। तो चूंकि एक जीमेल भी फ्री है, एक तरह से फेसबुक भी फ्री है, लेकिन आप देखें कि उसके बदले वो हमारा डेटा यूज करते हैं। तो केस लॉस के हवाले से पाकिस्तान लॉ साइट, और खासतौर पे अब उन्होंने उस लॉ साइट को कंप्लीटली जो है ना स्ट्रीमलाइन करके बड़ा सिंपल कर दिया। मेरे पास इस वक्त उनकी 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन चल रही है, और 3 मंथ्स में जो है क्या कहते हैं, बहुत मजा आया। जो केस लॉज हैं पाकिस्तान लॉ साइट में, और पैसे भी रीजनेबल हैं। और इसी तरह एक और वेबसाइट है, eastlawpk। पाकिस्तान लॉ साइट तो pakistanlawsite.com है, जो बेसिकली पीएलडी वाले, पाकिस्तान लीगल डिसीजन वाले जो पब्लिशिंग ग्रुप है वो चलाता है, और मतलब सबसे वेल नोन भी वो है। फिर उसमें पाकिस्तान टैक्स डिसीजन के अलग मैगजीन्स हैं, इसी तरह ये सब मैगजीन्स कॉर्पोरेट लॉ डिसीजंस की, ये सब वहाँ पाकिस्तान लॉ साइट पर अवेलेबल है। वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर उसमें डिक्शनरी है, टर्म्स हैं, केस लॉज हैं। फिर आप सेक्शन वाइज किसी सेक्शन पे, जैसे सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आज हम डिस्कस करेंगे, तो वो जो है आप उसमें देख सकते हैं कि कितने केसेस हुए हैं लेटेस्ट अप टू डेट, और तकरीबन पिछले 20 साल तक के केसेस तो आराम से आप उसमें वैसे केस लॉ हिस्ट्री में देख सकते हैं, सर्च वगैरह में। ईस्ट लॉ एक वर्ड है .pk जो है, वो भी बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। और पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है जब एक वेबसाइट पाकिस्तान लॉ साइट बन जाए, तो फिर सब लोग उस तरफ जाते हैं, तो एक नई साइट बनाना, तो ये बड़ी जबरदस्त टीम है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा बनाया है। जो उसका इंटरफेस है वो भी बहुत अच्छा है, और थोड़े से पैसे उनके कम हैं पाकिस्तान लॉ साइट के मुकाबले में, तो वो भी बहुत अच्छी है। और उसमें एक फ्री वर्जन भी आपको मिल जाता है, मतलब कुछ अरसे के लिए आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं eastlaw.p। तो केस लॉज व्हाट्सएप पे पूछने के बजाय, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप डालेंगे ना कैपिटल एसेट, या आप डालेंगे कैपिटल गेन, तो किसी भी ये पाकिस्तान लॉ साइट या ईस्ट लॉ डॉट पीके में आपको बहुत सारी और चीजें जो आपको नहीं पता होनी चाहिए, या कोई और नहीं बताएगा, या आप जान नहीं सकते, वो भी आपके सामने आ जाएगी। नहीं पता होने का मतलब ये है कि अ, हमें नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि बस जो चीज हमें मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाए, मतलब हमें मैथमेटिकल आंसर मिल जाए, हम जो केस लॉ देख रहे हैं एग्जैक्ट वो केस लॉ मिले, हम आगे रखें जज के या अपने सीनियर के, वो है। ऐसे ना करें। अगर आप थोड़ा सा भी ब्रॉडली लीगल चीजों को देखेंगे ना, तो आप बड़े जबरदस्त डायनामिक जो है लॉयर बन जाएंगे। तो जो जिन्ना साहब थे, वो इसलिए इतने डायनामिक क्रिमिनल लॉयर थे क्योंकि वो चीजों को डिफरेंट लेवल्स पे देखते थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का जो सारी स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए वो भी इजली की। उनका विजन बहुत ब्रॉड था। तो कहने का मतलब है कि, और ये हैबिट होती है, एक आदत होती है, मतलब ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी जनरल स्टोर जाते हैं, और अगर आपने लिप्टन की टी बैग्स लेने हैं, या आपने कोई जो है बिस्किट लेना है, या आपने कोई दाल या चीनी लेनी है, और डायरेक्ट आप उसी स्टोर, उसी शेल्फ में जाते हैं और वो चीज उठाते हैं, और वो चीज उठा के काउंटर पे रखते हैं और बाहर चले जाते हैं, तो मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप बहुत बड़ी गलती करें। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि केस लॉज में भी अगर आप सिर्फ एक केस लॉ किसी से कह के कि जी वो केस लॉ दे दें इस तरह का, जैसे मेरे से भी रिक्वेस्ट की जाती है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना नुकसान खुद करें। अगर आप कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट के नाम टाइप करेंगे तो 20 25 30 केसेस तो आ जाएंगे लेटेस्ट। उसमें आपको बड़ी वेरिएशंस जो होती है, रेंज जो है, कल मैं एक और चीज, एक और मतलब लॉ का सब्जेक्ट नहीं, मैं कुछ और पढ़ रहा था, तो उसके अंदर बेसिकली वर्ड्स के मीनिंग के रेंज के बारे में बात हो रही थी। तो मैं यही सोच रहा था कि इवन जो वर्ड्स यूज होते हैं टैक्स लॉ में एज अ वकील, जब जज के सामने हम खड़े होते हैं, तो जो रेंज ऑफ मीनिंग है उसको अगर हम अच्छा एक्सप्लेन कर सके, तो जज शायद
बेहतर डिसीजंस कर सके और हमारे फेवर में कर सके। तो बात ये है कि आप सब्सक्रिप्शन ले, और मतलब वो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है, फिर आप जो है डिटेल में करें। अब मैं आपको अपनी आदत बता देता हूँ, जो एक तरह से बहुत बुरी भी है। वो ये कि जब मैं जाता हूँ, मैं आपको अल फतेह स्टोर की बात करूंगा, या मैं आपको पैकेजेस मॉल में कार4 की बात करूंगा। क्योंकि एक तो मुझे पसंद है बड़े जनरल स्टोर में जाने के लिए, जहाँ हर चीज मिलती है। अच्छा, मैं एक साइड से स्टार्ट होता हूँ, एक आयल से, एक शेल्फ से, और दूसरे तक जाता हूँ। तकरीबन 4 आवर्स तो लग जाते हैं। हो सकता है मैंने चीजें सिर्फ 4 लेनी हो, चीजें मैंने शायद 10 लेनी हो, यानी मैं घर की ग्रोसरी शायद कर रहा हूँ, या मैं कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल महीने में आपका कोई टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, कोई आपने कोई वैसे कोई क्रॉकरी थोड़ी सी लेनी होती है, कुछ भी लेना हो, किसी वजह से भी मैं जाता हूँ, तो मैं बहुत डिटेल्ड उसमें, एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, 3-4 घंटे आप जो है कॉन्स्टेंटली। दूसरा ये है कि एक आयल, हर एक आयल को देखने से आपका विजन ओपन होता है कि आप जो है क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस हैं उनकी। फिर आपको बहुत सारी चीजों की टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि अगर आपकी हैबिट हैबिट है ना, आदत है चीजों को डिटेल में देखने की, तफसील से टाइम लगा के, तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना जी। आप जरूरी नहीं कि लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, आप अगर पुलिस वाले हैं, आप अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं, शायर हैं, पोइट हैं, ठीक है ना जी, दूसरी तरफ चले जाते हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, कोई भी हैं, तो आप चीज़ों को डिटेल में, क्योंकि जब मैंने बहुत सारी किताबें क्रिटिकल थिंकिंग पे और इन चीज़ों पे पढ़ी थी, तो हर जगह पर एम्फोसिस इस बात पे कि चीज़ों की तफसील में जाए, उनकी डेप्थ में जाए। और अब चूंकि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सिस्टम से निकल गए, मतलब ज्यादातर लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, वो प्रोफेशनल्स होंगे। अगर वो स्टडीज भी कर रहे हैं तो प्रोफेशनल स्टडीज सीए वगैरह की करेंगे। तो डेप्थ में जाने का बहुत फायदा है, क्योंकि आगे जाके आपको टाइम नहीं मिलेगा। आज जो मेरे पास टाइम है, मतलब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन वो टाइम भी आगे जाके बिजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इंसान किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे उसका टाइम लिमिट होता रहता है। तो केस लॉज मांगा जरूर करें, और लोगों से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके सर्च कर लें, और आप एक केस लॉ ढूंढते ढूंढते 4 और ढूंढ लें, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो केस लॉ मांगा जा रहा है, वो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, सरचार्ज प्लस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ऑल्दो द टैक्स पेयर डिड नॉट डू एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, एक स्टार्टअप थे, उन्होंने 2015 में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, और 2018 में वो मेरे पास आए, मेरे दोस्त ही थे। और अब वो एक इंटरनेशनल स्टार्टअप है। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया जो वक्त से बहुत आगे था, और उनको अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो लोग काम करते हैं। अच्छा, तो वो कंपनी उन्होंने बनाई, और वो उस कंपनी को बना के उस कंपनी की कंप्लायंस को भूल गए। ना उसकी एसएससीपी की कंप्लायंस, ना उसकी टैक्स कंप्लायंस। 2018 में वो जब मुझसे मिले, तो उसके अगले हफ्ते ही उनको एक 2016 और 17 की विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि 165 के हवाले से नोटिस आया कि जी आपके 3 साल हो गए, आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की। तो 2016 के लिए 1 करोड़, और 2017 के लिए 2 करोड़ जो है, क्या कहते हैं, आपको जुर्माना हम कर रहे हैं। और वो सारी कैलकुलेशन वगैरह वहां दी थी। जाहिर बात है, अगर आपको 3 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आए, जब खास तौर पे आपकी फील्ड आईटी हो, जब आपकी फील्ड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, तो आप कहेंगे यार ये क्या मसला है, ये क्यों हो गया। तो उस कंपनी की कंप्लायंस उन्होंने नहीं की थी। अच्छा, उन दिनों में एक सेल्स टैक्स का ट्रिब्यूनल का फैसला आया था कि अगर गलती ना हो टैक्स पेयर की, या जो टैक्स पेबल ना हो, जैसे इन्होंने भी लिखा है, अब्दुल मजीद है, पूछ रहे हैं एडवोकेट, कि कंपनी की तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं थी, तो फिर जो है वो उस पर पेनल्टी लगी है। तो बेसिकली उस 2018 के, अब आप देखें वो 2018 में कौन सी मैगजीन में छपा था, क्या था वो, तो मैंने उस वक्त ढूंढ के उनके सामने रखा, और वो पेनल्टी जीरो
जो है ना हमने कर दी। और जो है क्या कहते हैं उसमें वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1,20,000 की, वो भी अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि कानून का स्ट्रक्चर उस टाइम पे टैक्स ईयर 2018 में ऐसा था। अब वो चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन क्लाइंट को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा और हमने 1% फी चार्ज की, यानी 3 लाख रुपए फीस क्लाइंट से चार्ज की। उस 3 लाख रुपए के पीछे मेन जो दो स्किल्स थे, एक तो पहले तो ये बिलीव करना कि टैक्स लॉ में कोई ना कोई इस तरह की ज्यादती के अगेंस्ट जो टैक्स एफबीआर वाले कर रहे हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा। तो एक तो ये बिलीफ था। दूसरा जो है दो स्किल्स यूज हुए थे वो ये थे कि एक तो केस लॉ ढूंढे, बहुत सारे केस लॉज मिले, उसमें फिर ये केस लॉ मिला। वो सेल्स टैक्स का था, विथ होल्डिंग स्टेटमेंट्स का, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स पे भी अप्लाईबल। दूसरा निगोशिएशन स्किल्स थे, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर, और ये मेरे उस्ताद रफाकतुल्लाह बाबर साहब ने भी मुझे सिखाया था कि जो ऑर्डर जो पर्सन इशू करे, अगर आप उसी के साथ रीनिगोशिएट करके क्लाइंट के फायदे का वो करते हैं तो ये बेस्ट होता है, बजाय कि आप कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो तो फिर एक इरिटेशन होती है, कॉस्ट बढ़ती है, जाना पड़ जाता है। जब डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये आते हैं, तो वो आप जो है काम नहीं करता, तो जो है क्या कहते हैं होता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो ये केस लॉ मांग रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये उसी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्या होगा। अभी अपील्स के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला दिया। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली कुछ वॉइस नोट वगैरह भी होते हैं, और अखबार में पिछले दिनों, जैसे मैं ये जो चैट चल रही है उसी हिसाब से बताते जा रहा हूँ कि पिछले फ्राइडे की ये चैट है, 28 अक्टूबर, यानी जब पिछले फ्राइडे का प्रोग्राम हो गया था तो उसके बाद। तो 7E को सिंध हाई कोर्ट ने तो कहा कि जी ये बिल्कुल ठीक है, और पिटीशन उन्होंने खारिज कर दी पहली दूसरी हेयरिंग पे। सिंध हाई कोर्ट जो है नॉर्मली वो गवर्नमेंट के फेवर में हिस्टोरिकली उन्होंने फैसले दिए हैं रेवेन्यू के केसेस में, चाहे वो सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है। लाहौर हाई कोर्ट की हिस्ट्री फर्क है, और अभी लाहौर हाई कोर्ट के जो केसेस का स्टेटस है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, यहाँ ही पे शेयर हुआ है। लेकिन ये जो 7E है, सिंध हाई कोर्ट ने तो कहा। फिर जो है आगे वो कहते हैं कि कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन में करने के फिक्स और फाइनल टैक्स कॉज, फिक्स फाइनल में 37 भी लिखा है वो, ठीक है। बात ये है, सॉरी, कि सेक्शन 37 को तो आज हम देखेंगे, और सेक्शन 37 के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओवर द इयर्स। कुछ गलती से सीखा है, कुछ और चीजें ढूंढते हुए सीखा है, कुछ उस सेक्शन पे फोकस करते हुए सीखा है, कुछ सेक्शन 7E को देखते हुए सेक्शन 37 के बारे में सीखा है, कुछ पालकीवाला साहब की किताब से सीखा है, कुछ उस्तादों से सीखा है। तो इस तरह करके काफी सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे शबर जदी साहब का एक आर्टिकल था, उसमें लिखा कि जी वैसे तो इनकम पे टैक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैपिटल रिसीट्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं जो टैक्सेबल होते हैं। फिर वहां से मुख्तलिफ ख्यालात हैं, उनकी जो किताब है रिच पीपल पुअर कंट्री वगैरह। तो सेक्शन 37 को तो हम देखेंगे। सेक्शन 7E के हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने तो उसको पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब सेक्शन 122(5)(a) के बारे में मैं ये बात करूंगा कि इसका जो स्कोप है, कि इस नोटिस, ये नोटिस जिस क्लाइंट को भी आता है उस क्लाइंट से क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर ले सकता है, वो बड़ी लिमिटेड हो गई है, खासतौर पे टैक्स ईयर 2022, 23 गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह के हवाले से बात हो रही है, मैंने जैसे आपको कहा मैं रिसर्च करूंगा तो बात बनेगी। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी 2017 में वेल टैक्स रिवाइज हो सकती है, फेयर मार्केट वैल्यू 2020 में वो रिकनसाइल, ठीक है। बात यह है कि जो रूल्स है सेक्शन 66 से शुरू होते हुए, कॉमन रूल्स जिनको कहते हैं, जो एसेट्स के बारे में है, पर्सन्स के बारे में है, तो वहां पर बात यह है कि एसेट्स आपने कॉस्ट पे लेना है।
फिर यहाँ पे किसी ने मुझे भी टैग किया है कि जी आप अपना इनपुट दें, तो मैं अपना इनपुट आज दे रहा हूँ, यानी उस वक्त ऑन द स्पॉट देना। देखिए, मेरी एक हैबिट है कि अगर ऑन द स्पॉट टैक्स का मुझसे कोई भी कैजुअली या जो है क्या कहते हैं मुझसे पूछा जाए, डिटेल क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अदर देन ये क्वेश्चन की जी डेट आगे होगी है कि नहीं होगी, या जो है कोई और इस तरह का जो क्वेश्चन पूछने के अलावा अगर पूछा जाए, तो मेरी आदत है कि मैं उसका इमीडिएट आंसर इसलिए नहीं देता क्योंकि देन अगेन रफाकतुल्लाह बाबर साहब जो मेरे उस्ताद थे, टैक्स के मेन मेरे जो उस्ताद जिनसे प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा, तो उन्होंने हमेशा इस तरह के स्मॉल पॉइंट्स बताए हुए हैं जिसकी वजह से जो है मैं उसको मेन क्वेश्चन का जवाब देने से वो करता हूँ अवॉइड, कि एकदम से जवाब जो है ना वो नहीं देता। अच्छा, अब जो है अली मोहम्मद अली खान आ गए, और आज जो है ना टाइम टाइम पे इस तरह आ गए कि नॉर्मली मैं चूंकि टाइम चेंज करता रहता हूँ, अली का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अली जो है शुरू से देख रहे हैं, अभी मैं टैक्स दोस्ती ग्रुप में अली जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं मैं उनके जवाब दे रहा हूँ पिछले फ्राइडे को, अभी तो मैं पिछले फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। अब नॉन रेजिडेंट लोगों की बात हो रही थी, 2016 में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और अब जो है वो सवाल ये है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन चूंकि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, तो वो जब अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर आप थोड़ा सा ब्रॉड कर लें उसको कैपिटल एसेट्स बेचता है, तो उस पे जो कैपिटल गेन होते हैं, और आज सेक्शन 37 में मैं कैपिटल गेन का जो हेड है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किताब से पढ़ के, यानी टैक्स ईयर 2023 के लिए सेक्शन 37 कैसे अप्लाई होता है या आपको उसको रीड कैसे करना चाहिए, बेसिकली रीडिंग करूंगा। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर अपनी कैपिटल एसेट पर कोई गेन करता है किसी भी सब्सिक्वेंट ईयर में, तो उस वो चूंकि पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो उसने अपनी रिटर्न में शो करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर नॉन रेजिडेंट वगैरह की बात हो रही है, अच्छी बात है। वो अवेयरनेस बढ़ रही है कि जी नॉन रेजिडेंट के पाकिस्तानी एसेट्स भी और वर्ल्ड ओवर एसेट्स भी जो हैं वो आपने डिक्लेयर नहीं करने पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न में, रेजिडेंट पर्सन के पाकिस्तानी एसेट भी और वर्ल्ड एसेट्स भी डिक्लेयर करने। सेक्शन 236C का ताल्लुक है कि जब कोई शख्स भी, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, फाइलर है, नॉन फाइलर है, वो जब प्रॉपर्टी सेल करता है तो उससे एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा जो एडजस्टेबल है, यानी कि जब वो सेल कर रहा है तो उसको कैपिटल गेन भी हो रहा है, लेकिन कैपिटल गेन पर कितना टैक्स देना है वो जब उस साल के आखिर में वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो तब कैलकुलेट होगा 236C के तहत जितना भी टैक्स कटा होगा, क्योंकि 236C में तो इस साल टैक्स ईयर 2023 में 2% का रेट सेट किया गया है कि अगर वो फाइलर है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 4% का रेट सेट होगा। तो वो उस कैपिटल गेन्स के हवाले से माइनस कर देगा। एग्जाम्पल देता हूं कि आपने प्लॉट लिया था और टैक्स ईयर 2023 आज के दिन आप प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट आपने 1 करोड़ का लिया था और अब 1 करोड़ 50 लाख का आप बेच रहे हैं, तो 50 लाख जो है कैपिटल गेन हुआ, और बशर्ते कि आपने 1 करोड़ का प्लॉट जो है आज से 2 साल पहले क्रॉस चेक के थ्रू लिया था। अगर कैश पे लिया था तो फिर तो आपका कैपिटल गेन 1 करोड़ 50 लाख होगा। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये सारे रूल्स वगैरह दिए हुए हैं जनरल रूल्स में कि अगर क्रॉस चेक के थ्रू नहीं हो, ये सेक्शन 77A है या इस तरह का है, वो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। तो बेसिकली जब आप बेचेंगे तो 236 इस साल, अच्छा इस साल में मजे की बात यह है कि अगर आपने प्लॉट 10 साल पहले भी खरीदा और आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन तो इस साल आपको नहीं होगा, क्योंकि 7वां साल या उसके बाद अगर आप प्लॉट बेचेंगे, टैक्स ईयर 2023 का रूल बता रहा हूँ, तब आपको जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स जीरो होगा। ये सेक्शन 37 में हम देखेंगे। लेकिन जो 236C है उसमें लिमिट हटा दी गई है कि अगर सेलर होल्डिंग पीरियड, यानी इस केस में 6 साल होल्डिंग पीरियड है प्लॉट के लिए, होल्डिंग पीरियड के बाद भी बेच रहा है तो तब भी जो है उस पर वो टैक्स कटेगा और वो फिर सारा रिफंड करेगा या फिर अपनी किसी और टैक्स लाइबिलिटी
सपोज करें कैपिटल गेन के अलावा उसको बिजनेस इनकम भी हुई है या और कोई कैपिटल गेन हुआ है जो जिस पर टैक्स लगा है, यानी उसने 7-6 साल से पहले उसने बेचा है, तो वो एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब सेक्शन 7E का ऑर्डर भी अटैच किया शम्स ने, और ये ऑर्डर शीट, अब देखिए केस चलता रहता है तो जज साहब के पास एक फाइल होती है और उसके ऊपर ऑर्डर शीट जो है, जो कुछ जज बोलता है वो एक बंदा जो है स्टेनो जो है वो टाइप करता है। ठीक है जी। और अगर किसी को टाइपराइटर चाहिए तो मेरे पास अपना पुराना टाइपराइटर है, मैं अपना टाइपराइटर बेच रहा हूँ। और मैं भी शायद मैं अपने सिविल कोर्ट के जो उस्ताद हैं एडवोकेट मुनीर मलिक साहब के पास जाऊंगा आने वाले दिनों में, ये थोड़े जल्द से जलूस कम हो जाए क्योंकि माल रोड पे बड़े होते हैं। तो टाइपराइटर मैं वहाँ देखता हूँ अगर बिक जाए, क्योंकि अब एक चीज़ है जो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर बिक जाए तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि टाइपराइटर भी बेचना पड़ रहा है, चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं ताकि जो है आपकी कैश फ्लो डिस्टर्ब ना हो। जैसे जैसे आपके बिजली के, ट्रैवलिंग के, ये खाने पीने के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यार मेरे एग्जिस्टिंग इनकम से, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी अपनी स्टोरी होगी, जो ये वीडियो देख रहा है उसकी अपनी स्टोरी होगी, अली खान जो है उनकी अपनी स्टोरी होगी। तो बेसिकली ऑर्डर शीट पे वो टाइप करता है और वो जो है जज जो बात करता है वो नोट करता है, और फिर आखिर में एक शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है कि जी ये पिटिशन खारिज होगी, ये सेक्शन 7E सही लगा था, और फिर उसकी डिटेल जजमेंट भी आ सकती है, या जज जो है वो साथ साथ अपने नोट्स बनाता जाता है और फिर एक डिटेल जजमेंट देते हैं। शाहिद करीम साहब जो है, जो खुद भी एक टैक्स लॉयर थे, उनकी कोर्ट में ये लगी हुई है, मैं जरा देख लूँ, अहमद मुख्तार एटसेट्रा वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, केस नंबर रिट पिटिशन 65856 of 2022 in the Lahore High Court, Lahore जुडिशल डिपार्टमेंट। और ये 24 अक्टूबर 2022 को ये डेट ऑफ प्रोसीडिंग हुई है, हियरिंग हुई है। और इसमें जो है जो पिटिशनर का नाम है वो है अहमद मुख्तार, और यहाँ पे वो बात हो रही है कि पिटिशनर ने रिट पिटिशन की है और उसमें इस सेक्शन को चैलेंज किया है कि ये गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। तो उस हवाले से जज ने कुछ बातें लिखी हैं। एक तो जो पिटिशनर ने कहा है कि जी ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, और उसमें एंट्री नंबर 50 ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। एडवोकेट जो है जो पिटिशनर के बिहाफ पे हैं वो है मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी आए हुए हैं, और बाकी जो है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है वो भी आए हुए हैं, बैरिस्टर शहरियार रियाज। और इसके अलावा जो है मिस्टर अब्दुल मुख्तार खान एडवोकेट ऑन कोर्ट्स कॉल, कोर्ट ने भी एम एस अपना फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बुलाए हुए हैं जो उनको गाइड करेंगे। तो ये शम्स ने बहुत अच्छा किया कि ये 3-4 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट प्रोसीडिंग है, कोर्ट ऑर्डर है, यानी इस वक्त फैसला नहीं है, जजमेंट नहीं है, अभी तो प्रोसीडिंग चल रही है। और इसमें मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया है मजीद, और जज बता रहे हैं कि अभी मेन मसला क्या है, यानी क्या पिटिशन में हुआ है। बाकी तो फिर जब जजमेंट आएगी पूरा उस पर 1 या 2 या 3 शोज करेंगे। और मैंने जैसे आपको अपना प्रोफेशनल व्यू बताया है कि एंट्री नंबर 50 के हवाले से ये जो है नहीं होगा चैलेंज। इसको चैलेंज करने के लिए आपको सेक्शन जो है 47 जो है उसको देखना पड़ेगा, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन इस तरह करके चैलेंज नहीं। अब एक सवाल मेरे से ग्रुप में पूछा गया, इसके बाद मैंने आपको बता दिया, रिट पिटिशन वगैरह बता दी। अगर आप इसी रिट पिटिशन को ऑनलाइन ढूंढेंगे तो तब भी लाहौर हाई कोर्ट के वेबसाइट पे देख लें, वरना लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस से अगर आपको चाहिए तो यही आप रेफरेंस देंगे और ये हो जाएगा। ठीक है। मेरे से पूछा गया है ग्रुप में, टैक्स दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप के प्रीवियस वीक से लेकर आज तक के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पूछा गया कि जी ये जो मेच्योरिटी पे इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं ये एग्जाम्प्ट है।
तो मैंने बताया था कि जी ट्रिब्यूनल का फैसला है, और उस फैसले का खैर कॉपी फिर मुझे नहीं मिल सकी, मैं यहाँ ग्रुप में शेयर नहीं कर सका, लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो मैंने शेयर कर दी, जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये नॉन टैक्सेबल आइटम है, यानी ये जो क्लॉज 22 या क्लॉज 24 है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसकी डेफिनेशन में ये फॉल नहीं करता। तो ये आप वेल स्टेटमेंट में ही लेंगे, और वेल स्टेटमेंट के हवाले से आप जो है इसका जवाब देंगे। आपकी इजाजत से मैं जरा पानी भी पी लूं। और जो लोग फायदा करते हैं, जो बात सही करते हैं, जैसे अरशद शरीफ, वो शहीद कर दिए गए, बहुत सारे लोग शायद ना समझें, लेकिन मेजोरिटी लोग समझते हैं इमरान खान अच्छी सही बात कर रहे हैं, उन पे गोली चला दी गई। मैं अपने पे आ रहा हूँ कि मैं टैक्स लॉ की बड़ी बारीकियां जो है बड़ा सिंपल करके बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं होगा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, बल्कि सिर्फ ये होगा कि आपका खौफ, आपका डर दूर हो जाएगा टैक्स लॉ से। वो यार इस बात का क्या मतलब है, समझ ही नहीं आ रही, और वीडियो भी देख लेंगे, किसी सीनियर से भी पूछ लेंगे, अच्छी किताब भी पढ़ लेंगे, उस सेक्शन को, उस रूल को बार बार पढ़ लेंगे, समझ नहीं आएगी। तो वो जो खौफ है कि यार ये चीज तो इम्पॉसिबल है, वो खौफ मैं दूर कर, तो गोली वोली कहीं लग गई मुझे, तो फिर ये है कि आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं करना, लेकिन आप देख लें कि एक ट्रेडिशन है कि जो औरों का फायदा करता है उसका जो है ना नुकसान होता है पाकिस्तान में। और ये रिस्क लेने के लिए बहुत कम लोग जो है ना अच्छा काम करते हैं, ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग जो है वो बैड प्रैक्टिसेस को, अगर लीगल टर्म्स में वर्ड यूज किया जाए, वो जो है अडॉप्ट कर लेते हैं एज ए लाइफस्टाइल, एज ए हैबिट, और उससे काफी नुकसान है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ग्रुप में, बहुत अच्छी चीजें शेयर होती हैं, वॉइस नोट्स भी होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि नॉन टैक्सेबल आइटम है इंश्योरेंस की मैच्योरिटी की अमाउंट, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो है सेक्शन 127 4 जो है कॉन्डमनेशन के हवाले से, ऑफ डिले के हवाले से, कुछ सॉफ्टवेयर में आयरस में काम चल नहीं रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि आप देख लें कि शायद वो मेन अपील के साथ ही आपको उसी में कॉन्डमनेशन के लिए अप्लाई करना पड़े, रीजन देना पड़े। फिर किसी ने पूछा कि जी सेक्शन 156 जो विद होल्डिंग का है, रेफल पे, लॉटरी पे, वो फुल एंड फाइनल है? हाँ जी, फुल एंड फाइनल है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट, मतलब ये तो जरूरी है कि जिसने प्राइस बॉन्ड या लॉटरी जीती है वो अपनी टैक्स रिटर्न, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट फुल एंड फाइनल उन इनकम को कर देती है जिनके पीछे जाना मुश्किल होता है। यानी अगर किसी ने 1 करोड़ भी जीत लिया है, तो जो है कि कहते हैं उसने अपनी रिटर्न तो फाइल करनी है, लेकिन जो है उससे जो है गवर्नमेंट अब इतना टाइम नहीं लगा सकती कि उसके पीछे जाए। फिर कुछ मैसेजेस शेयर भी किए गए, फिर डिलीट हो गए, तो चले लेट्स सी। उसके अलावा वो कह रहे हैं किस कॉलम में आएगा, तो याद रखिए कि ये जो लॉटरी है, रेफल है, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, लेकिन जब आप आयरस में टोटल के कॉलम में इसको लिखते हैं तो फिर दरमियान वाले कॉलम में लिखना जरूरी होता है, जो या तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट के लिए है या फुल एंड फाइनल वालों के लिए। इससे ये होता है कि थर्ड कॉलम जो आयरस खुद कैलकुलेट करता है, वो अमाउंट नॉर्मल टैक्सेशन में नहीं जाती। तो जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जी सैलरी नॉर्मल टैक्सेशन में है, तो इसका मतलब है कि अनलेस के सैलरी एग्जाम तो आपने दरमियान के कॉलम में नहीं लिखनी, सिर्फ टोटल वाले यानी फर्स्ट कॉलम में लिखनी है। इसी तरह कैपिटल गेन अगर होल्डिंग पीरियड, अच्छा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना रहा हूँ, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो अगर आप 25 साल बाद भी बेचेंगे तब भी उस पर कैपिटल गेन होगा, आज मैं उस पर क्लैरिटी दूंगा। तो कहने का मतलब है वो मिडिल कॉलम सिर्फ एग्जाम्प्ट और फुल एंड फाइनल के लिए। फिर बिल्डर्स डेवलपर्स की बात हो रही है, उनको भी अलग से टैक्स लॉ में डाला गया, उनकी रजिस्ट्रेशन भी अलग है, उनके टैक्स रिटर्न भी अलग करने की कोशिश की, उनके टैक्स रेट्स भी अलग थे, ठीक है। 236 पे बात हुई थी कि जी इवन कि इस साल अगर आपके वो सेल हो रही है होल्डिंग पीरियड के बाद भी, तब भी जो है आपसे टैक्स डिडक्शन होगी। अली आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, अभी देखनी है कि और कितना है। माशाल्लाह काफी बातचीत होती रहती है, टैक्स दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे खुशी है। और पुराने नए जितने भी लोग हैं इसमें, वो अच्छी तरह बात करें, काफी डिटेल्ड
मैसेजेस वगैरह लिखे जाते हैं इसमें। बाकी 7E पे क्वेश्चंस रेज होते हैं, होने भी चाहिए। अच्छा जी, डिफरेंट जो प्रॉपर्टी 7E में आती हैं, आती नहीं है। डेट की एक्सटेंशन का फिर ऑब्वियसली सवाल उठा, क्योंकि 30 अक्टूबर में मैं पहुंच गया हूँ, संडे का दिन था। तो फिर वो आपको पता है कि 30 नवंबर तक एक्सटेंड होगी ये डेट। यहाँ पे जवाद रजा ने शेयर किया है, फिर टीवी वगैरह वो भी है। बहुत सारी चीजें, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की रेपुटेशन। तो इस साल अभी जो है 23 लाख तक रिटर्न्स फाइल हुई हैं, जबकि पिछले साल जो है इसी टैक्स सीजन के दौरान ही 3 मिलियन से ऊपर हो गई थी, और फिर इवेंचुअली 50 लाख तक चली गई हैं टैक्स ईयर 2021 के लिए। तो वो उसको 2022 के साथ मैच करना है। फिर ट्यूसडे को जो है ना, वो यहाँ पे शेयर किया गया है कि प्रीवियस जजमेंट ऑथर्ड बाय 2 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज ओवर रूल्ड बाय 3 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट that limitation at adjudication stage shall be mandatory, and passing of order in original after intimation shall be nullity in the eyes of law. However, limitation for decision in appeal shall be directory in nature, and original order shall not become void ab initio. मैं ये समझाऊं, और ये मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में भी जो है ये खबर पढ़ी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच थे, और उसमें जस्टिस फाइज ईसा की ये जजमेंट है, वो उसके ऑथर हैं, बड़ी अच्छी जजमेंट लिखते हैं। तो उन्होंने, ऑनरेबल जज ने ये लिखा कि अगर टाइम पर जजमेंट पास नहीं की जाएगी, चाहे कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल है, कस्टम ट्रिब्यूनल है, जो भी है, तो उसके बाद अगर ऑर्डर पास किया जाएगा तो उसकी स्टैंडिंग नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर कमिश्नर इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू ने पास किया था, यानी आप पे टैक्स लगा दिया था 111 सेक्शन के तहत, या ऑडिट में कोई ऑब्जर्वेशन करेगा, जो 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 भी सेक्शन यूज करके आप पे टैक्स लगाया था, या आपका टैक्स इनहेंस किया था, या आपकी पेनल्टी, आप पे पेनल्टी लगाई थी 182 के तहत, तो वो तो अपनी जगह स्टैंड करेगा। लेकिन कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल ने टाइम पे फैसला करना, वरना फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और टाइम पर फैसला नहीं होगा तो ये इनजस्टिस के बराबर होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ग्रुप में शेयर हो गया, अच्छी बात है। एक फोल्डर बना दे मेरी तरह केस लॉस के नाम से, और उनको सेव करते हुए, जब आप सेव कर रहे हो तो लिख दे कि अगर आइडियल तो ये हो कि जो सेक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि टैक्स लॉ की ये अच्छी बात है कि हर जगह सेक्शन का रेफरेंस होता है, उसी से बात आगे चलती है। यानी कि केस लॉ है तो वो भी सेक्शन से रिलेटेड होगा। जैसे डॉक्टर इकरामुल हक साहब की किताबों में आप अगर देखें तो जो सेक्शन होता है उसके बाद उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री होती है कि ये कितनी दफा चेंज हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। फिर डॉक्टर साहब की कमेंट्री होती है अक्सर सेक्शंस के बाद। फिर उसके बाद जो एफबीआर वालों ने सर्कुलर्स इशू किए होते हैं उस सेक्शन से रिलेटेड, वो होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ने जो जजमेंट्स दी होती हैं वो होती हैं। और इस तरह करके बड़ा जबरदस्त, तो आपको एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाता है। तो ये जजमेंट जो है जिस सेक्शन में है, आप या तो फिर वो किताब यूज करें डॉक्टर इकरामुल हक वाली, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, वो अब ऑनलाइन वर्जन में भी अवेलेबल है। अगर आप उसका ऑनलाइन वर्जन ले लेंगे वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वो हर महीने अपडेट भी होती है, तो वाया पोस्ट वो कागज आते हैं, आपको लगाने पड़ते हैं, वो मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब है आप ऑनलाइन उसकी सब्सक्रिप्शन ले लें, और उसकी वेबसाइट वगैरह है। थोड़ी बहुत आपको ए पब्लिशर्स की वेबसाइट पे जान, बेसिकली वेबसाइट तो huzaima ikram.com वेबसाइट है, उस पर अगर आप चल जाएं, एक ही वर्ड है, huzaima ikram.com। तो हुजैमा जो है डॉक्टर इकरामुल हक की मिसेस का नाम है हुजैमा, और डॉक्टर इकरामुल हक उनका पूरा नाम है। लिंक्डइन पे भी डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट हो जाएं, डॉक्टर इकरामुल हक के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो रेगुलरली जो है मेरे ख्याल मोर देन 300 से ज्यादा आर्टिकल्स उनके लिंक्डइन पे भी प्रिंट हो चुके हैं। और उनके आर्टिकल को पढ़ने के लिए, आपके पढ़ने के बाद आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है कि यार इस सेक्शन को मैं इस तरह अप्रोच करूं, चाहे वो नया सेक्शन हो 7E, या बहुत पुराना जैसे सैलरी, बिजनेस वगैरह के हेड्स हैं वो है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यहाँ शेयर हो गई, और फिर अखबार में जो कटिंग्स आती हैं वो भी शेयर होती हैं, वॉइस नोट हैं। यहाँ पे बात वही लिखी गई है कि अभी तक सिर्फ डेट इसलिए भी एक्सटेंड हुई है कि अभी तक सिर्फ 25 लाख
रिटर्न्स फाइल हुए। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि जब टैक्स दोस्ती मैंने तनवीर के साथ मिलकर स्टार्ट किया था, यानी इसको 1 जनवरी 2017 समझे, और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं खुरम शहजाद, आइडिया ट्रेनिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। और देखें अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यूट्यूब चैनल की ही रह गई है, क्योंकि अब फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं होती। उसमें यह है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम रिटर्न्स फाइल होती थी टैक्स ईयर 2017 तक। और उसके बाद जो है, जब से टैक्स दोस्ती स्टार्ट हुआ है, तो अब आप देख लें 5 मिलियन तक रिटर्न्स पहुंच गए। उसकी वजह यह है कि टैक्स और पहले फैशनेबल भी नहीं था। मैं आपसे एक और वाक्य शेयर करता हूँ कि तकरीबन 2 साल पहले मुझे एक पेरेंट ने फोन किया कि मैट्रिक के बाद में अपने बेटे को B.Com M.Com में इस तरह से मैं स्टडी, इस तरह मैं टीच, मतलब मैं उसकी स्टडीज इस तरह कर रहा हूँ कि उसकी साथ में मैं टैक्स की अलग से ट्यूशन भी रखवा रहा हूँ, और मैं उसको इनकरेज कर रहा हूँ कि वो घर वालों की टैक्स रिटर्न वगैरह भरना शुरू करे। और वो अपने B.Com के बाद ही जो है, अब तो B.Com इतना फैशनेबल नहीं रहा, लेकिन अगर आप देखें तो स्टडी वाइज आइडियल स्टडीज हैं B.Com की, और जो आप फिर टैक्स की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर मैं उसको इनकम टैक्स प्रोफेशनल बनाऊंगा, क्योंकि B.Com होना जरूरी है, बैचलर्स इन अकाउंटिंग फाइनेंस, इस तरह आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो उनका विजन ये था कि अभी बच्चा मैट्रिक से निकला तो फोकस करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत है। आप देखें ना, वो बेटा लड़का जो है, बच्चा जो है, अभी जब मार्केट में आएगा, और शायद वो व्हाट्सएप हमारे यहाँ टैक्स दोस्ती ग्रुप में ऐड भी हो गया हो, मुझे नाम अभी याद नहीं उसका। तो बात ये है कि वो बच्चा अब आएगा तो उसके लिए ओपन हो जाएगी 5 मिलियन कस्टमर। अब ये तो उस पर है कि किस तरीके से जो है वो, क्या जो है, अली ने सवाल पूछा, अली मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ, ये बात मैं कंप्लीट कर लूँ। तो ये उस बच्चे पर है कि कैसे वो सारा इनपुट लेता है कि टैक्स सीजन में क्या हो रहा है, और ये सब चीजें उसकी आगे जाके स्ट्रेंथ बनेगी। जैसे 1997 में मुझे पता है कि टैक्स की क्या डेट्स थी, कैसे एक्सटेंड हुई, क्या पेपर बेस्ड वो था, लाल पीला नीला, इस किस्म की टैक्स रिटर्न होती थी, हम वेल्थ कैसे रिकनसाइल करते थे मैन्युअली सारा। उस वक्त से लेके तो ये सब आपका सरमाया बन जाता है जब आप यंग एज में शुरू करते। तो ये विजन है। और वो बच्चा आई एम श्योर कि जब फुली प्रोफेशनली मार्केट में आएगा तो 10 मिलियन के करीब जो है लोग, 1 करोड़ के करीब लोग जो है, क्योंकि डॉक्टर इकराम उल हक तो शुरू से कह रहे हैं कि आज से 10-15 साल पहले से 20 मिलियन या 2 करोड़ लोग हैं, अब तो और भी ज्यादा हो गए। तो कहने मतलब टैक्स फाइलिंग अच्छी चीज है, फायदा है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे डेंटिस्ट हैं डॉक्टर हमजा, यहाँ लाहौर में एडवांस डेंटल क्लिनिक बड़े जबरदस्त है, क्योंकि उनके हाथ में, यानी डेंटिस्ट बेस्ट वो है जिसके हाथ में नफासत है, बाकी नॉलेज स्टडी तो सब डेंटिस्ट की होती है। यानी दांत को जब वो डील करे, चाहे वो उसको साफ कर रहे हैं, चाहे वो उसको कुछ भी कर रहे हैं, रूट कनाल कर रहे हैं, वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। जैसे आप पेन पेंसिल पकड़ के या लैपटॉप पर जब आप किसी फील्ड में आयरस के टैक्स रिटर्न के अंदर कोई डेटा डाल रहे होते हैं, तो ये आपकी निफासत होती है कि आप उसको कैसे डालते हैं। तो जो उन्होंने एक बड़ा सिंपल बिजनेस प्रिंसिपल मुझे बताया था कि जब आज से 15 साल पहले उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था हर पोटेंशियल क्लाइंट को कहते थे कि आप आ जाएं, मैं आपके दांतों को साफ कर लूंगा, जिसको स्केलिंग कहते हैं। यानी हमारे दांतों पे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है, चाहे हम बिल्कुल जबरदस्त दांत भी ब्रश करते हो दिन में 2 दफा और ख्याल भी रखते हो, लेकिन दांतों पे और जो गम्स हैं उन पे प्लैक लगती रहती है, बहुत मामूली। तो 2 3 4 5 साल इसी तरह ये जो हमारी नेल्स हैं, फिंगर नेल्स हैं, फुट के नेल्स हैं, सारी चीजें, हर जगह जो है थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया जमा होता रहता है। और वो अगर 5 10 15 20 साल वहीं रहे तो फिर वो बड़ा नुकसान कर सकता है। तो स्केलिंग ये होता है कि आप साल 2 साल 3 साल बाद आप जब वो करते हैं, तो एक तो दांत का बैक्टीरिया भी कम हो जाता है, आपकी जो और दांत से ज्यादा जो है ये आपका जो गम्स हैं, जबड़े जो हैं, जो आपके ये टिश्यू है, ये अगर सही रहे तो आपके दांत बहुत ज्यादा टाइम तक सही जा सकते हैं। और अगर आपके प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप अपनी जो ये गम्स की हेल्थ बेहतर करेंगे तो दांत की भी होगी। और अब दांत तो आपको पता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी में लग भी सकते हैं, अगर किसी वजह से आपके कुछ रिमूव हुए हैं या खराब हुए हैं। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि मैंने वो छोटा पॉइंट पकड़ा है
जिससे फिर मेरे पास बड़े से बड़ा क्लाइंट आ सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब टैक्स फाइलिंग वो छोटा पॉइंट है जिससे बाद में एक मल्टीनेशनल भी आपकी फ्यूचर की फर्म के क्लाइंट बन सकते हैं। अगर आज आपके पास एक शख्स है जिसकी छोटा सा बिजनेस है, 3 लाख रुपए पर उसने बिजनेस जो है स्टार्ट किया, उसकी एक छोटी सी, जहां मैं बैठा हूँ इतनी उसके स्टोर है, 2-4 अलमारियों पर उसका हुआ है। तो ये कल का अल फतेह या इम्तियाज स्टोर या कोई भी बड़े स्केल पे और शायद सुपर स्टोर छोड़ के वो बड़ी फैक्ट्री तक जा सकता है, बशर्ते कि अगर वो बिजनेस के साथ सिंसियर हो और वो अपने सप्लायर्स और जो लोग उसको हेल्प कर रहे हैं, जैसे आप एज ए टैक्स, तो उसकी रिटर्न फाइल करने से आपको उस जो टैक्स के कस्टमर होते हैं उनकी लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उनकी रिटर्न इस तरह फाइल करते हैं कि यार अगर इसको ऑडिट हो गया, अगर नोटिस आ गया, मतलब आप मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड, आप हैरान होंगे 20-25 दिन लेते हैं एक शख्स की टैक्स रिटर्न, इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। कंपनी और उसके लिए तो स्टैंडर्ड मैं महीने से ज्यादा लेता हूँ, ऑडिट इन्वॉल्व होता है, पार्टनरशिप की बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, विद होल्डिंग की रिकंसलिएशन वगैरह। तो बात यह है कि जो आपका क्लाइंट है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने अच्छे तरीके से कुछ साल तक करते रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे। फिर उतनी देर तक आपको मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जिनकी एक्सपर्टीज के साथ आप काम कर सकते हैं, आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, इंटर्न्स की सूरत में, आप जूनियर्स की सूरत में, फिर वो सीनियर बनते हैं। आप उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाएं, उनको सिखाएं। अगर उन्हें छोड़ के जाना है कहीं और किस्मत आजमानी है तो वो उनका अपना मसला है, ठीक है नहीं। तो बात यह है कि बिजनेस ऐसे होता है कि आप क्लाइंट का स्टार्टिंग प्रॉब्लम पकड़ते हैं और फिर क्लाइंट जैसे जैसे ग्रो करता है, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती है वो, तो मैं अगर उस टाइम कहता कि यार 10 लाख से कम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स दोस्ती में, और तनवीर भी अगर ये कहता, तो हमारे लिए तो कोई मार्जिन ही नहीं, और हम इतने प्रोफेशनल लोग हैं। हमने क्या किया, हमने जो है, मुझे याद है जो हमारी पहली क्लाइंट है जो बैंकर हैं, वो अभी भी बैंकर है, तो कहने का मतलब उनकी रिटर्न हमने जो है 2500 रुपीज में मैंने उनकी रिटर्न ली, उनका डेटा लिया, उनको एजुकेट किया। तो थोड़ी परेशान भी होगी कि जी आपसे पहले जो मेरे कंसल्टेंट थे वो तो सिंपली मेरी टैक्स डिडक्शन, सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट ले लेते थे और बस रिटर्न फाइल कर लेते, तो आप तो ये भी पूछ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं, खैरियत है। तो उनको एजुकेट किया और वहां से शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने क्लाइंट्स हुए, फिर ऐसे क्लाइंट्स मिले जो पहले तो छोटा कारोबार करते थे, फिर उनका कारोबार जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उन्होंने हमें बड़ा ऑर्डर दिया, बड़े आप ज्यादा जो है, फिर फुल टाइम कस्टमर बन गए, और फिर पाकिस्तान से बाहर बिजनेस सेटअप कर लिए। तो सारे क्लाइंट्स ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने एक पेन पॉइंट पकड़ना है। अच्छा, अब अगर आप टैक्स फाइलिंग नहीं पकड़ना चाहते तो ठीक है, आप जो ट्रिब्यूनल में जो केसेस किए जाते हैं आप आ, वो पकड़े, ट्रिब्यूनल से स्टार्ट होके फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। ट्रिब्यूनल वाले केसेस, अहमद बिलाल सूफी साहब जो मेरे उस्ताद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, बहुत बड़े इंटरनेशनल लॉ के एडवोकेट हैं, खैर बैरिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि 1 केस एट अ टाइम, जो केस एट हैंड हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस पर फोकस करें, बाकी चीजों को ध्यान ना दें, तो इस तरह आप कामयाब हो। तो ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला रख दिया। जो ग्रुप है उसके अंदर जो है वो फिर कुछ शो काज नोटिस वगैरह हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उमर साहब ने भी एक सवाल पूछा था, जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा है रेजिडेंट पर्सन्स की पाकिस्तान से बाहर जो एसेट्स है उन पर, वो केस जो है 23 नवंबर 2022 को मिस्टर आसिम हफीज के सामने सुना जाएगा। सुपर टैक्स भी चैलेंज हुआ है इस दफा, जो फाइनेंस एक्ट में था, वो 17 नवंबर को उसकी हेयरिंग होगी जस्टिस शाहिद जमील साहब के सामने। और इसी तरह जो 7E का केस है, वो उसकी नेक्स्ट हेयरिंग है 8 नवंबर 2022 को मिस्टर शाहिद जमील साहब के सामने। और आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, रिस्पोंडेंट्स भी आ गए हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस भी मिल गई हैं, और अब जो है वो जजमेंट देंगे। जो भी जजमेंट होगी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछिए, अपना ओपिनियन भी दे, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने मेरी वीडियोस यानी टैक्स दोस्ती की अगर देखी हो तो पूछेंगे उनसे कभी, अगर वैसे उनसे कैजुअली मुलाकात हुई, क्योंकि मैं जब गया था अपने हाईकोर्ट के
मेंबरशिप के लिए। तो जो मेंबरशिप में राना साहब है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया तो नाम से तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन टैक्स दोस्ती चैनल का जिक्र जब मैंने किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको जानते हैं, आपके वीडियोस देखते रहते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अली खान कह रहे हैं कि सर आई नीड योर एडवाइस, और मैं ऊंचा पढ़ रहा हूँ, अब आपने पब्लिकली ये लिखा है, तो आई होप कि आपने कोई प्राइवेट बात नहीं लिखी होगी, मतलब सेंसिटिव डेटा। सर आई नीड योर एडवाइस ऑन करियर टुडे। बिल्कुल ठीक है, एडवाइस दे देते हैं जी। आई हैव बीन वर्किंग विद टैक्स फर्म फॉर अराउंड 1.5 years। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट मोस्ट ऑफ माई वर्क इनवॉल्व्स कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब है रिप्लाईज टू नोटिस। नोटिस का रिप्लाई आ गया 122 का, 177 का, 147 का वगैरह। अपील प्रिपरेशन, यानी कि जो ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह है वो लिखते हैं। बट आई हैव नॉट वर्क मच ऑन रिटर्न, मैंने रिटर्न ज्यादा फाइल नहीं की है। आई हैव डेवलप्ड मच इंटरेस्ट इन टैक्स लॉज वाइल वर्किंग ऑन नोटिस एंड अपील। और बड़ा अच्छा काम है। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ इस पॉइंट पर कि मैं भी जब रफाकतुल्लाह बाबर में था, तो जो सेकंड ईयर था, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, और टैक्स रिटर्न्स मैंने कुछ ही अर्सा की थी, 3-4 महीने। मुझे बाबर साहब ने अपील्स में शिफ्ट कर दिया कि आप नोटिस और अपील का जवाब देंगे। और बाबर साहब के 400+ क्लाइंट्स थे, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल मिला के, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स। तो डेली इतना काम होता था, इतनी अपील, और वो उस हवाले से जो है बड़ा मजा आता था। अब आगे वो पूछते हैं कि जी, आई एम एन ACC एफिलिएट बाय स्टडीज। पर्सनली आई एम लविंग वर्किंग ऑन नोटिस एंड अपील, बट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म, should I continue in practice or go for job or other business? Who in your opinion should, and who should never practice tax? ठीक है। आप अली, चूंकि ये सारी कॉन्वर्सेशन मैंने इस सवाल पढ़ने से पहले, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था देख के कि आप पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। मैंने आपको बिजनेस सीक्रेट्स भी शेयर किए कि बिजनेस ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छा क्लाइंट को इम्प्रेस कर लेते हैं। क्लाइंट जरा भी केयर नहीं करता कि आप एडवोकेट हैं, कि आप डॉक्टर हैं, कि आप इंजीनियर हैं। क्लाइंट उस वक्त आपकी कदर करता है। और याद रखें, क्लाइंट कभी भी जा सकता है, नया क्लाइंट कभी भी आ सकता है। क्लाइंट तब आपकी बात सुनता है तवज्जो से, जब उससे यकीन हो कि मेरे प्रॉब्लम का सलूशन इस बंदे के पास है, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते। तो आपने यहाँ जो बातें लिखी है ना, उसके अंदर ये बात आपने नहीं लिखी, आपने ये लिखा है कि मैं जो हूँ, यही इसी तरह ये करियर पाथ कंटिन्यू करूं कि मैं जॉब के लिए जाऊं। ठीक है ना, आपने तो ये सवाल पूछा है। तो मैं आपसे एक फंडामेंटल बात ये कर रहा हूँ कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। यहाँ पर अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बना दी, तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट मार्केट में जा सकेंगे। मार्केट और जॉब में फर्क है। जॉब ये होता है कि एक और शख्स जिसने बिजनेस सीक्रेट उस इंडस्ट्री का डिस्कवर कर लिया होता है, गीदड़ सिंगी निकाल ली होती है कि यार इस तरह से कस्टमर ना कन्विंस हो जाएगा कि मैं आई एम द बेस्ट। मतलब जारी बात है, अगर एक कस्टमर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उस टाइम वो डॉक्टर उसके लिए बेस्ट है। बाद में वो उससे सेटिस्फाई होता नहीं होता, अलग बात है। अगर आपके पास कोई आ रहा है, जब आप मार्केट में बैठेंगे, तो वो कन्विंस्ड होगा। वो कन्विंसिंग की जो वो जो गिदड़ सिंगी है, वो जो बिजनेस सीक्रेट है, वो हर कोई नहीं करता। क्योंकि लोग कहते हैं यार जॉब कर लूं, या मैं अपना एग्जिस्टिंग, ये जो आपने लिखा है ना कि फर्म में मैं काम कर रहा हूँ, टैक्स फर्म में काम कर रहा हूँ, वो इसी बखेड़े में पड़े रहते हैं। और एक और मैं बात बताऊं, आपके सीनियर और खासतौर पे आपका जो बॉस है, जो बिग बॉस है, वो देखता रहता है कि यार कोई मेरे से मेरा बिजनेस सीक्रेट ना समझ जाए। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपको अपने बिजनेस सीक्रेट्स बता रहा हूँ, ताकि आप भी टैक्स दोस्ती की तरह अच्छी प्रैक्टिस में आ जाएं, और आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो। जरूरी नहीं कि आप आए और आप कामयाब हो जाए, लेकिन मैंने आपको मेन बात बता दिया कि मैंने और तनवीर ने सोचा कि नहीं, टैक्स दोस्ती के नाम से एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, जहां हम लोगों को एजुकेट करेंगे, और उसमें हम सबसे छोटा काम पकड़ेंगे, यानी टैक्स फाइलिंग का, वो भी इंडिविजुअल का। और वो भी उस इंडिविजुअल का जो शायद अवेयर भी नहीं है कि यार उसकी रिटर्न फाइल होती है, उसका अकाउंटेंट कर देता है, या वो 500 में करवा लेता है। हम हर क्लाइंट से प्रीमियम चार्ज करें। अगर एक चीज के 500 रुपए लिए जाते हैं, हम उसके 5000 ले रहे हैं, मार्केट रेट से बहुत रेट हमारा हाई है। लेकिन क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है, वो हमने पकड़ लिया। यानी टैक्स दोस्ती में आता ही सिर्फ वो क्लाइंट है जो डिससेटिस्फाइड होता है कि जी मुझे ना तो मेरा
चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना मेरा लॉयर, जो भी मेरा टैक्स प्रोफेशनल है वो मुझे कुछ बता रहा है, ना मुझसे वो कोई डेटा ले रहा है, ना वो मेरी रिटर्न फाइल कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो क्लाइंट आता है जो सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो सेटिस्फाई होना चाहता है कि कैसे मैं जो है ना ये सारा काम करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले कहता हूं कि आप इसी फर्म में रहते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। और ये जो नोटिस वगैरह है, मुझे ये नहीं पता कि आप फिर अपील में भी, यानी कमिश्नर अपील के हद तक तो कोई भी जा सकता है, ट्रिब्यूनल में फिर एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा। तो कहने का मतलब है क्यों करें। साथ साथ अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आप एलएलबी, अब मेरा ख्याल है शायद वो पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आपने बीकॉम या बैचलर्स है आपके पास कॉमर्स में, तो आप आईटीपी का लाइसेंस जरूर ले लें अभी से। लाइसेंस लेने का मतलब होगा आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ जो है ना एक सर्टन वो बन जाता है। जैसे मैं लाहौर टैक्स बार का पीछे सर्टिफिकेट लगा हुआ है, अब मैं 2017 से उनके लाइफ टाइम मेंबर हूँ। तो एक मतलब वो काफी जो है ना आपका एक वो बन जाता है, हिस्ट्री बन जाती है। तो जॉब का जो है, जब आप किसी जॉब में जाएंगे, अब वो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेडिंग है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहां पे टैक्स लॉ एक सर्टेन तरीके से अप्लाई होगा। फर्म में ज्यादा, यानी ये जो नोटिस आ रहे हैं वो क्लाइंट, वो कॉर्पोरेट के भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल के भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। यहाँ पर आइडियली तो मैं कहूंगा कि जो आप अपने काम है उसकी उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करें। अगर आप एक नोटिस लिख रहे हैं तो आपके सीनियर या बॉस शायद सेटिस्फाई हो कि यार आपने बड़ा अच्छा नोटिस लिखा था, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, केस लॉज देखें कि यार केस लॉ में ये चीज कैसे आर्ग्यू हुई थी, कौन से लीगल पॉइंट्स हैं जो जीते गए थे, यानी एक बंदा रेजिडेंट कब होता है, नॉन रेजिडेंट, उसमें कौन से लीगल पॉइंट्स थे जिस पर वो नॉन रेजिडेंट जीता था, वेल स्टेटमेंट का कोई केस था, जो भी नोटिस आया है। अगर फॉर एग्जांपल 176 का नोटिस आया है, किसी का एसेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देखें कि 176 के ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 176 के नोटिस, क्या हो सकता है वो आपके केस से उसका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी असल इंटरप्रिटेशन जो है कैसे। यानी अगर आप डॉक्टर इकरामुल हक की लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ किताब आप ऑनलाइन या फिजिकल किताब ले लें, और जो भी सेक्शन जिसका आप जवाब दे रहे हैं उसके वो आप केस लॉ सारे पढ़ लें, तो देखें आपकी बहुत क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। फिर जब आप मार्केट में आएंगे ना, आप जब मार्केट में बैठेंगे ना, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा पोटेंशियल, आप जब उससे बात करेंगे आप उसको उधर ही सेटिस्फाई कर देंगे। आप उसे कहेंगे यार आपको ये नोटिस आया, इस तरह के सिनेरियोज में इस तरह की ऑब्जेक्शन रेज करते हैं आपने, क्योंकि केस लॉ पढ़ा होगा आपने, एफबीआर के सर्कुलर्स पढ़े होंगे आपने, अखबार की न्यूज़पेपर कटिंग, मतलब आप लिख रहे हैं ना कि भाई मैं एसीसी हूँ, इसका मतलब अकाउंटिंग बैकग्राउंड आपका है, टैक्स लॉ का आपको मजा ही आ गया। यकीन जाने मैं तो कहता हूँ कि आइडियल जॉब में, मतलब मैं इस वक्त टैक्स का काम, वैसे तो कॉर्पोरेट का भी है और ऑडिट भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है मजा जो टैक्स लॉस का है वो मजा ही कुछ और है। और टैक्स लॉ ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, अंदर से सिंपल है, तो उसकी डेप्थ में आप जब जाते हैं, तो मैं ये आपको कहूंगा कि अपने काम को डेप्थ में ले जाएं, मोर एंड अबव, गो बियॉन्ड एंड अबव आपके जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उससे बढ़ के करें, ताकि जो है ना आप की क्रेडिबिलिटी बन जाए। बस बंदा कहे कि यार ये बंदा टैक्स का एक्सपर्ट है, आपका पहले तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है वो ना जाने दे यार, तनख्वाह बढ़ा लो यार, गाड़ी रख लो, ये कर लो। मुझे मेरे साथ हो चुका है ऐसा, ठीक है ना जी, गाड़ी भी ले लो, वो कर लो। मुझे एक ऑडिट फर्म ने हायर किया था, और उसमें जो सीनियर थे वो मेरे आर्टिकल के टाइम के सीनियर थे, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे सक्सेसफुल। तो मैं होटल में अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, तो वो भी आए हुए थे, मैंने उनको नहीं देखा, खैर फास्ट वो जो है मैं फैमिली साइड पे बैठा हुआ था, तो कहने का मतलब उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, जी ये बड़ा काबिल बंदा है ये, और हमारी फर्म बड़ी लकी होगी अगर हम इसको हायर कर ले। फिर अगले कुछ दिनों में वैसे उनसे मुलाकात होगी ऐसे समझे बाजार में, तो उन्होंने कहा यार फर्म आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो तनख्वाह दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो जो है क्या कहते हैं, खैर सादा लोग हैं, कुछ भी। हमने कहा जी और कुछ नहीं चाहिए, आप बताएं। कहते हैं फर्म आपने मैनेज करनी है, ताकि जो है ना उसमें ऑडिट का काम भी होगा, टैक्स का भी होगा। मैंने कहा बेहतरीन है, तो टैक्स का काम बहुत ज्यादा था, तो फिर बहुत कुछ किया। और ये है, तो कहने का मतलब है क्रेडिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी होती है जब
आपको कोई कहे नहीं कि यार इस केस में इतनी मेहनत करो, या अगर आपसे कोई ये ना कहे जी मोहम्मद अली खान ने सवाल पूछा है तो आप इतना डिटेल्ड जवाब दो, आपसे कोई कहे ना और आप खुद करें तो ये इसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो अली लिख रहे हैं कि जी थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो आई होप कि आप इस दौड़ से, इस रेस से बाहर निकल जाएं कि यार जॉब करूं या टैक्स फॉर्म में रहूं। टैक्स फॉर्म वाले तो कुछ पैसे ही नहीं देते, 10-15 हज़ार रुपए तो मिनिमम वेज से भी कम है। उस पैसों की तो परवाह करो ही ना। अब देखो मैं अपने ड्राइंग रूम में इस वक्त बैठा हुआ, टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, पीछे अपनी ही तस्वीर मैंने लगाई हुई है, अपने ही चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसों की फिक्र मुझे नहीं है। मैं चाहूँ तो जितना ज्यादा कमा लूं, मैं चाहूँ तो जितना कम कमा लूं, लेकिन जो रिसर्च है अभी ये जो मैं करके आपको नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शन 37 पढ़ के देने लगा हूँ पानी पीने के बाद, तो आप देखो कि इससे मेरी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ेगी। और ये सेक्शन 37 को पिछले 20 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मजा है ना, बात है। तो आप बस ध्यान दो इस कानून पे। कानून जुबानी नहीं पता होना चाहिए, मैं कभी जुबान, मुझे एक लफ्ज भी जुबानी नहीं पता, लेकिन जब पढ़ो तो अगला बंदा कहे यार इस बंदे ने समझा दिया मुश्किल बात। चले जी 4 बज गए, 1 घंटा पता ही नहीं चला बात कैसे होगी। लेकिन अली खान जिस तरह, इस तरह के जो हमारे सारे दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, चाहने वाले हैं, फैंस हैं, मैं कहता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये चैनल चल रहा है। और लेट्स सी, देखें इस चैनल को बेहतर से बेहतर करेंगे। मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आज करेंगे सेक्शन 37। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह सिर्फ आप सेक्शन 37 ना पढ़ा करें, बल्कि देखें ये कहाँ फिट होता है। तो ये फिट होता है, आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच भी है, तो मुझे पूरा यकीन है लोग वो भी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, और उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1, 2, 3, 4। तो जो है पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, अच्छा पार्ट 5 है। तो ये पार्ट 5 है। ठीक है जी। हेड है, हेड ऑफ इनकम है, हेड ऑफ इनकम में कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन्स में सेक्शन 37 है, 37A है और 38। जब आपको ये पता चल जाए कि ये हेड ऑफ इनकम है इस किताब में पेज 85 पे, तो फिर जो है हम आगे पढ़ते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ इस सेक्शन को। तो डिस्क्लेमर ये है कि रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका जो केस है आपके क्लाइंट के पास, या आप खुद अगर टैक्स पेयर हैं तो आपको मेरी बातों से सवाल का जवाब मिल जाएगा। रीडिंग का मतलब ये है कि आप सेक्शन के बारे में आपको अवेयरनेस हो जाएगी, सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है। रीडिंग के बाद जब आप अपने फैक्ट्स इसके साथ मिला के किसी प्रोफेशनल को या टैक्स दोस्ती टीम को, या यूट्यूब चैनल में नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जब आप हमें बताएंगे तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर कर आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी के हवाले से या आपके सवाल के जवाब दे देंगे। अब जो है, अगर इंटरप्रिटेशन हमने की है तो फिर टैक्स वाले हो सकता है उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करे, वो आपको टैक्स लगा ले। जैसे सेक्शन 7E के केस में आप कहें जी ये जो मेरा कैपिटल एसेट है ये एक्सक्लूडेड है, वो कहें नहीं एक्सक्लूड, तो तब जो है कोर्ट में जाएगी, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम, वो फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे सेक्शन 37 को। कंस्ट्रक्शन का मतलब फिर ये होता है कि वो सेक्शन 37 को भी देखेंगे किस चैप्टर में है, उसके फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स को भी देखेंगे, प्रीवियस केस लॉस को भी देखेंगे। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है मेहनत ज्यादा होती जाती है, और फिर आपको जवाब और फैसला भी सही मिलता है। तो इमरान खान पे भी गोली चलाई गई है, और अरशद शरीफ की भी डेथ हो गई है, और लोग भी मारे गए हैं। तो काफी स्ट्रगल चल रही है। उस स्ट्रगल में मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं आपको एक अच्छा टैक्स प्रोफेशनल बना रहा हूँ, ताकि जब पाकिस्तान में एम्फोसिस आहिस्ता आहिस्ता पिछले 75 ईयर्स में लॉ पे आया, पहले तो ऐसे था कि टैक्स लॉ नहीं था बल्कि लेन देन का सिलसिला था, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन नहीं, अब लॉ देखा जाता है कि लॉ क्या कह रहा है, और चाहे कमिश्नर हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे टैक्स पेयर हो, पहले सबकी फॉल्ट थी, अब सब लोग कहते हैं कि यार कानून क्या कहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स, सब सेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कि कोई और सेक्शन अगर कैपिटल गेन्स के बारे में कोई कानून, रूल या बात बताएगा तो वो इस पे
हावी हो जाएगी, इस सेक्शन पे हावी हो जाएगी, यानी कि इस सेक्शन को छोड़ के फिर उस सेक्शन को देखना पड़ेगा। अब सेक्शन 7E जो है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, उसमें ऐसा कोई जुमला नहीं है। तो अगर इस सेक्शन का और उस सेक्शन में कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर सेक्शन 7E जो है वो ऊपर आएगी। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, a gain arising on the disposal of capital asset by a person in a tax year। ये छोटे छोटे बॉम्ब है जो आपके जहन में जाके एक्सप्लोड होने चाहिए। पहला जुमला, पहला बॉम्ब है a gain arising on the disposal of capital asset। तो बात कर रहा है कि गेन होगा, अगर लॉस होगा तो तब टैक्स नहीं लगेगा बल्कि टैक्स की छूट मिलेगी। गेन होगा, और गेन तभी होता है जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, अब आप कहें कि यार मैंने तो डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो आपके डिस्पोजल के हिसाब से नहीं, जो टैक्स लॉ में डिस्पोजल की डेफिनेशन दी हुई है, जो जनरल रूल्स है, और यहाँ पे इस सेक्शन को जारी बात है आपको वो जो जनरल रूल्स है उसके साथ मिला के पढ़ना होगा। और वो जनरल रूल्स क्या है डिस्पोजल के बारे में बेहतर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 73 तक जो जनरल के नाम से हैं, और जो बेसिकली कौन सा चैप्टर है जी, ये तकरीबन समझे कि चैप्टर 3 ही है, उसी का पार्ट नंबर जो है 9 है कॉमन रूल्स, और उसके अंदर पार्ट 1 है जनरल। वहां पे जैसे सेक्शन 68 है फेयर मार्केट वैल्यू, फिर उसके अलावा जो है बिल्कुल इस तरह करके जो है ये जो मुख्तलिफ रूल्स हैं वहाँ डिस्पोजल। और इसके अलावा जो है एसेट्स के हवाले से कुछ रूल्स हैं सेक्शन 75 से लेके 79 तक। और 75 जो है वो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहा है, और जारी बात है यहाँ वर्ड यूज हुआ है अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल। तो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट तो अगर बेहतर समझना है तो सेक्शन 75 को भी समझना होगा, और उससे प्रीवियस जो और सेक्शंस मैंने बताया वहाँ उनको भी समझना होगा। तो जो गेन होगा डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट पर बाय अ पर्सन, पर्सन का मतलब है चाहे वो इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो। और याद रखिए कंपनी में एनजीओ ट्रस्ट वगैरह ये सब आते हैं, एओपी में पार्टनरशिप और चीजें भी आती है, और इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन आता है। तो बहुत सारे लोग जब डिस्पोज ऑफ करेंगे इन ए टैक्स ईयर, तो अदर देन अ गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी सेकंड शेड्यूल या सेक्शन एग्जेम्पशंस के जो सेक्शन हैं, क्योंकि बेसिकली सेकंड शेड्यूल तो बाद में आता है। टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से, एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन के हवाले से चैप्टर 3 के पार्ट 7 में सेक्शन 41 से लेके एग्रीकल्चर इनकम से लेके सेक्शन 55 तक। अब ये सारे सेक्शन, अब अगर अली आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, तो अगर आप कैपिटल गेन का सबसे पहले तो रीडिंग होती है, हम क्या करते हैं जल्दी से केस लॉ किसी से मांग के साथ में अटैच करके वो कर दिए, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग ये है कि अली इस तरह आप करें कि आपके पास अगर सेक्शन 37 के हवाले से कोई नोटिस आया हो, पूछा गया है जी ये कैपिटल गेन आपने एग्जेम्प्ट क्यों क्लेम की है अपनी टैक्स रिटर्न में, सेक्शन 176 का नोटिस आया, या 122(5)(a) का जो पॉपुलर है उसमें 122(9) का नोटिस आया, तो आप कैपिटल गेन को इस तरह पढ़े जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि मैं इसको भी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा, पहले तो इसको बंदा फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा हो तो 2-3 दफा पढ़े, फिर इसके अंदर जो ये छोटे छोटे बॉम्ब हैं इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करे। डिफ्यूज का मतलब ये कि अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये जो गेन है ये तो आप समझ गए कि मतलब फायदा, यानी 100 की चीज है तो उससे ऊपर अगर एक 100 से ऊपर का बेचा जाए तो जो ऊपर की अमाउंट है वो गेन है। डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट के लिए सेक्शन 75 और भी जो उसके इर्द गिर्द सेक्शंस है वो पढ़े जाए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इसी सेक्शन में दी हुई है तो इसी सेक्शन में पढ़ी जाए, और इस सेक्शन में जो डेफिनेशन दी गई है उसका रेफरेंस सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 बेसिकली इस कैपिटल एसेट को करे। लेकिन अब एक कैपिटल एसेट की एक और डेफिनेशन है जो सेक्शन 7E में है, और वो सिर्फ उस सेक्शन के लिए है, वो इस सेक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगी। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस सेक्शन की डेफिनेशन इस सेक्शन की डेफिनेशन पर हावी होगी उस सेक्शन के लिए। ठीक है ना जी। अब आप देख लें कि जुबान का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आसान जुबान भी थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, अब पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है
मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ कि पर्सन से क्या मुराद है। पर्सन की डेफिनेशन सब सेक्शन 2 में दी हुई है, लेकिन सब सेक्शन 2 में पर्सन को रेफरेंस किया गया है कि पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 में दी हुई है, तो वो पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 80 पढ़ेंगे तो सेक्शन 80 एक जनरल डेफिनेशन दे रहा है, और फिर इंडिविजुअल, एओपी, नॉन रेजिडेंट, एओपी और मुख्तलिफ की जो डेफिनेशन है वो 81, 82, 83, 84 में दी हुई है। एसोसिएट की डेफिनेशन 85 में दी है। एसोसिएशन भी एक चीज होती है, ठीक है ना। पालकी वाला साहब की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, जो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी, वो एक अलग चीज है। तो पर्सन में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं आता, लेकिन अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है वो इंडियन टैक्स लॉ के अंदर है, पालकी वाला साहब की किताब के अंदर वो है। तो ये वो फंडामेंटल टाइम बॉम्ब्स हैं जिनको आपने डिफ्यूज करना है। आगे चलते हैं। अदर देन अगेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब एग्जेम्पशन क्या है, उसके लिए सेक्शन 41 से लेके 55 तक पढ़ना है, सेकंड शेड्यूल पढ़ना है। एग्जेम्पशन पर केस लॉज अगर आप पढ़ लेंगे तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे डिफाइन किया एग्जेम्पशन को, कब एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्पशन प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो डॉक्टर इकरामुल हक की किताब जो प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ इनकम टैक्स है उसके अंदर अलग से चैप्टर एग्जेम्पशन का। तो जितनी ज्यादा आप चीजों को लिंक करेंगे अपने माइंड के अंदर, उतना जो है आप अपने क्लाइंट को, या अगर खुद आप टैक्स रिटर्न फाइल करें एज ए टैक्स पेयर, तो उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप अपना केस, यानी टैक्स लॉ में जरूरत नहीं कि आप एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप खुद अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे वाला टाइम बम देखते हैं। तो वो कहता है शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अच्छा, अगर अब आपका कहाँ आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं, अभी हम देखेंगे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आपकी जो अपने नाम पे आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी और जो बेची, उस पर जो आपको कैपिटल गेन होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे नहीं आएगा, जबकि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा कैपिटल गेन के हेड्स के नीचे। अब हम एक एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं कि आप वो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे खरीदता है और फिर वो बेचता है और उसको कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है, तो वो कैपिटल गेन के हेड के नीचे आएगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के नीचे नहीं। अब वो जनरल प्रॉपर्टी डीलर ले लेते हैं जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते ही नहीं है, दूसरी एक्सट्रीम, और वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज और अपना कमीशन लेते हैं, जो सेक्शन 233 के तहत आता है, लेकिन जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस है, वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे। अगर ये कोई और मुल्क होता तो प्रॉपर्टी डीलर्स की भी सर्टिफिकेशन और डिग्री का इदारा होता, जैसे अकाउंटेंट्स, लॉयर्स का होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के बिजनेस को शुरू करने और कामयाबी से करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री की जरूरत नहीं होती, तो हम शायद उसको टेक्निकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाए। अब देखें, ये सारी चीजें हैं आर्ग्यू करने की, और इन सब चीजों के पीछे लॉजिक होनी चाहिए। मैंने आपसे अपनी एक जो है ना आर्ग्यूमेंट शेयर किए, ये सब हम जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही आर्ग्यूमेंट लें और उसको करें, लेकिन इस पे सोचें कि मैंने क्या बात की है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में चूंकि वहां पे ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन का वर्ड यूज हुआ है, तो वोकेशन की हेडिंग के नीचे तो शायद प्रॉपर्टी डीलिंग, रेगुलर प्रॉपर्टी डीलिंग आ जाए, प्रोफेशन के नीचे नहीं आ सकती अनलेस के प्रोफेशनल हो। अब हम जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। अब स्टॉक मार्केट में भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ पिछले साल बिजनेस रिकॉर्डर में पढ़ के, या शायद 1 साल पहले, 2 साल पहले मैंने पढ़ा कि एसईसीपी ने अब कंपलसरी कर लिया है कि जो ब्रोकर्स हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए, और इंस्टीट्यूट भी बना दिया है, और वो प्रॉपर, जैसे मतलब अकाउंटेंट्स होते हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन होती है, एसीसीए वाले होते हैं, तो सर्टिफिकेशन और डिग्री लेने के बाद आप वो काम कर सकते हैं। तो अब जाके पाकिस्तान में आए, तो अब बेहतर हो गया। जैसे 2001 के बाद पाकिस्तान में सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की इंस्टीट्यूशन, बाहर वाले आगे पढ़ाना शुरू हो गए। हमने भी कुछ बच्चों को कोच किया, क्योंकि मैं खैर कॉम्पिटेंट तो नहीं उस चीज को पढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है, चूंकि शौक है 20-25 साल से स्टॉक मार्केट से भी और फाइनेंशियल एनालिसिस से। अब तो खैर डिफरेंट है, अब तो मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, एनालिस्ट हूँ, लेकिन 2001 की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम मेरे जैसे
टीचर्स ने रिस्क लिया और स्टूडेंट्स को कोच किया, अकाउंटिंग वगैरह के अलावा भी फाइनेंस में भी, जो अब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट पाकिस्तान में भी बन गया है। तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी स्टॉक मार्केट डेवलप हुई, क्योंकि जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट बंदा नहीं होगा तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वो स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट डेवलप नहीं हो सकी। टैक्स में मैं देख रहा हूँ, अब 25 साल हो गए कि जैसे अली हैं जो अभी इस वक्त यहाँ जूम मीटिंग में मौजूद है, बहुत सारे आप लोग जो टैक्स दोस्ती ग्रुप में, टैक्स मास्टर क्लास ग्रुप में होते हैं, तो ये सब जो है प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। कोई बीकॉम वाला है, आईटीपी ले रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फॉरेन क्वालिफाइड है, कोई एसीसीए है, जिन्होंने वैसे पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा होता लेकिन आप इस तरफ आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है टैक्स प्रोफेशनल्स की इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाएगी, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 लाख क्लाइंट को अच्छी इंफॉर्मेशन देना एक फर्म दो फर्म उनका काम नहीं है। और ये नंबर डेली बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मुल्क में फाइनेंशियल हालात खराब हो रहे हैं तो गवर्नमेंट की डिपेंडेंस जो है वो टैक्स रेवेन्यूज पे बढ़ रही है। और हिस्टोरिकली सारा कुछ जैसे अमेरिका से एक ट्रेंड शुरू होता है, तो अमेरिका में भी 40 से 50 साल बाद टैक्सेशन दोबारा कंपनीज पे, बिजनेसेस पे, पर्सनल इनकम पे लगना शुरू हुई है। तो इसका मतलब दुनिया में होगी, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने डेफिसिट बहुत ज्यादा कर लिया। इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी कर्जा अपनी टोटल जो जीडीपी है पूरी मुल्क की इकोनॉमी से ज्यादा ले लिया, यानी उनकी इकोनॉमी 100% है, जीडीपी 22 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, तो उन पर कर्जा, गवर्नमेंट पे कर्जा जो है 30 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी 150 के करीब कह सकते हैं, या 125 के करीब उन पर। तो डेफिसिट को कम, गवर्नमेंट नहीं डूबेगी लेकिन डेफिसिट को कम करने का तरीका है कि गवर्नमेंट को अब अपनी जो स्पेंडिंग है, डेफिसिट्स है, वो कम करने। पाकिस्तान को भी अपना डेफिसिट कम करना है, तो टैक्सेशन पे आहिस्ता आहिस्ता जोर पड़ेगा। और टैक्सेशन से मुराद इनकम टैक्स, कस्टम, सर्विस, हर किस्म का टैक्स है। तो अब आप एक सवाल जो बहुत दफा मेरे से पूछा जाता था कि जी हम कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, तो हमारा बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर है, गाड़ियों के डीलर है, कोई भी है, तो अगर आपके नाम पर है, क्योंकि कैपिटल एसेट का मतलब है कि उसकी ओनरशिप आपके पास, लेकिन अगर आप फैसिलिटेट करें तो फिर तो आप कमीशन ले रहे हैं। और अगर आपकी फुल एंड फाइनल कमीशन है फिर तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो कर रहे हैं। अगर आपने अपनी कमीशन के अगेंस्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका काफी बड़ा प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का किसी और तरफ चल जाता है। पाकिस्तान में तो हर चीज का आप समझिए कि एक तरह से मिडल मैन बीच में है। एग्रीकल्चर का, जैसे आप बहुत सारा एग्रीकल्चर लेते हैं और बेचते हैं, वो टैक्सेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है सेक्शन 41 के तहत। लेकिन जब उस प्रोड्यूस को आप बेचते हैं और उससे कमीशन कमाते हैं तो वो जो है टैक्सेबल है। तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे भी आ सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ सकता है। लेकिन अगर आप कैटल जो है, जानवर जो है, अपने आपकी ओनरशिप है और आप उसको बेचते हैं, तो वो आपका कैपिटल एसेट है, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे नहीं आएगा, वो कैपिटल गेन के हेड के नीचे आएगा। तो आई होप कि आज मैंने सवाल का कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपको दे दिया है कि कैपिटल गेन्स के हेड के नीचे कौन है। आगे चलते हैं। सब सेक्शन 1 में पढ़ रहा था, सब सेक्शन 1A अब मैं पढ़ूंगा, और सब सेक्शन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं तो देखें इसके अंदर एक बड़ी मजेदार बात आएगी, उसकी अपनी एक हिस्ट्री होगी। और आई होप कि अली तो खैर लाइव सुन रहे हैं, तो बोरियत का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप देखें नेक्स्ट मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मैं नोट्स नहीं तैयार किए हुए, बल्कि जो रिस्क ले रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो बार बार कंफ्यूजन का बाइस बनता है, वो पॉइंट सामने लाऊं जो ग्रुप में डिस्कशन वगैरह होती है। सेक्शन 37 सब सेक्शन 1A पर हूँ, और वो 1A जो है वो ऐड हुआ है, डिफरेंट वो है, लेकिन चले। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो है वो कह रहा है कि ये जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, ये बात जो है उस बात पर हावी आ जाएगी जो बात सब सेक्शन 1 में लिखी है। 1A कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1,
गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। बस तो यहीं रुक जाए। ऊपर कैपिटल एसेट का वर्ड यूज हुआ है, और कैपिटल एसेट में मूवेबल एसेट्स भी आते हैं और इमूवेबल एसेट्स भी आते हैं, और उसमें इमूवेबल एसेट्स उसमें से ऐसे हैं जो निकाले भी जाते हैं, और ऐसे मूवेबल एसेट्स हैं जो उसमें से निकाले जाते हैं। तो वो कैसे हम करेंगे, वो तो जब हम डेफिनेशन पर आएंगे तो फिर हम देखेंगे। यहाँ वो कह रहा है कि अगर कैपिटल एसेट इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी अगर आप डायग्राम बनाएं तो कैपिटल एसेट में आप मूवेबल बनाएं, इमूवेबल बनाएं, फिर इमूवेबल के अंदर हम प्रॉपर्टी की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फाइल हो गई, प्लॉट हो गया, बिल्डिंग हो गई, घर हो गए, फ्लैट हो गए वगैरह। और वो भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। टू अ पर्सन इन ए टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल, दोबारा पढ़ता हूँ, गेन अराइजिंग ऑन। तो यहाँ बात हो रही है, वहां बात हो रही थी गेन अराइजिंग ऑन कैपिटल एसेट, यहाँ बात हो रही है कि गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजेबल, डिस्पोजल, और देन अगेन आपने सेक्शन 75 पढ़ना, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई, लेकिन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 260 में देखें तो वहां प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। तो उसके साथ इमूवेबल ऐड कर दें तो आपको बहुत सारी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ब्लैक लॉज डिक्शनरी में आप देखेंगे जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके पास, होने भी चाहिए वो डिक्शनरी, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, और वो कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा मूवेबल एसेट के साथ। सिचुएटेड इन पाकिस्तान, गेन हुआ है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएटेड थी। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको उठा के आप बाहर भी नहीं ले जा सकते, तो बड़ा क्लियर है कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल है। इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल नहीं है तो फिर ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता। टू अ पर्सन इन ए टैक्स ईयर, ठीक है जी, वो गेन हुआ है एक पर्सन को टैक्स ईयर में, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, यानी कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और वो हेड कैपिटल गेन। अच्छा, अब आप कहते हैं जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरा तो काम ही इमूवेबल, प्लॉट्स, फाइल, प्लाजा, जो चीज भी है वो मैं अपने नाम पर लेता हूँ, बेचता हूँ, तो फिर तो आपकी सारी इनकम कैपिटल गेन के हेड के नीचे आएगी। आप कहते हैं जी मैं तो अपने नाम पे लेता ही नहीं हूँ, तो फिर वो कमीशन होगी, और जो कमीशन आपने कमाई है वो अगर नॉर्मल, अगर वो सेक्शन 233 के तहत फुल एंड फाइनल टैक्स में आ रही है, फिर तो जितना टैक्स आपसे कटा है वो आपका हो गया, और ऐसी ट्रांजेक्शन जिसपे आपसे कमीशन पे टैक्स नहीं कटा उसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जा सकते हैं। इस पे अलग से बहस है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि फिर वो जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर रेट्स अप्लाई होंगे डिवीजन 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से एक और वर्किंग भी की थी, लेकिन अभी तक उस पे जिन्होंने मेरा साथ देना था वो जो है अभी तक वो शायद बिजी हो गए, तो इसलिए तो ये डिवीजन 1 जो है मार्कर लगाया हुआ है जी। डिवीजन कहता है डिवीजन 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 8। चलें जी, डिवीजन 8 पे आ जाता हूँ मैं जी आ गया जी डिवीजन 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इसके अंदर उन्होंने कॉलम्स बनाए हुए हैं कि ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स। तो वो जो सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 37 है वो ये कह रहा है कि कैपिटल एसेट्स में जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को पर गेन होगी तो आपकी टैक्सेशन ऐसे होगी कि वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, और मैं ये टैक्स ईयर 2023 के लिए कह रहा हूँ, आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपने शायद ये रेफरेंसेस तो वहां रहे लेकिन रेट्स चेंज हो गए। तो वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ओपन प्लॉट के कैपिटल गेन पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर 15% देना पड़ेगा, और फ्लैट्स पे भी 15% देना पड़ेगा, यानी जब आप अपने नाम पर उसको होल्ड करेंगे। अब अगर आप सिर्फ इसको वन टाइम बेच रहे हैं तो तब भी, या आपका ये कारोबार है तब भी, वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा हो गया खरीदे हुए, बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, तो 12.5% प्लॉट्स के लिए, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए 10%, और 7.5% फ्लैट्स के लिए। तीसरा साल, अगर ये तीसरा साल हो टैक्स ईयर 2023, तो उसमें फ्लैट्स पर कैपिटल गेन पर 0% टैक्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 5%, और
7.5% और ओपन प्लॉट्स पे 10%। ये है वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा हो गया और 3 साल से कम है, तो फिर एक तरह से फ्लैट्स पर तीसरा साल जो दूसरे साल के बाद जो है ना वो कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो गया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं फ्लैट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन। तो ये था सब सेक्शन 1A। नोट करें कि अगर आपका मूवेबल एसेट होगा तो उस पर ये कानून नहीं लगेगा, बल्कि ये सिर्फ इमूवेबल पर है, ठीक है। और इमूवेबल एसेट्स पर होल्डिंग पीरियड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है और वो मूवेबल है और उसको मैं 20 साल बाद भी बेचूंगा, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। और वो कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा तो मैं बताता हूँ। कहता है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4, यानी मैं इस वक्त रीड कर रहा हूं सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 37। Subject to subsection 4, the gain arising on the disposal of capital asset by a person shall be computed in accordance with the following formula, namely। यानी कि आप जब कैपिटल एसेट बेचते हैं ना तो आप उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी के लिए भी फॉर्मूला बता रहा है और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी फॉर्मूला बता रहा है। लेकिन उसकी टैक्सेशन कैसे होनी है वो सेक्शन 1 और 1A ने फर्क कर दिया। जो गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आएगा उसमें आपके पास होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है और एक सर्टेन टाइम के बाद उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन मूवेबल कैपिटल एसेट पर इररिस्पेक्टिव ये जब भी बेचे तो उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का फॉर्मूला है A माइनस बी, वेयर A इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। ए का मतलब है कि वो जो आपको पैसे मिल रहे हैं या वो जो वैल्यू आपको मिल रही है, अगर आप बार्टर कर रहे हैं यानी कि आप पैसे नहीं ले रहे, आप एक चीज दे रहे हैं और दूसरी चीज ले रहे हैं, तो वो जो चीज आपको मिल रही है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो, या जो कैश आपको या बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो जो है टोटल जितने आपको आ रहे हैं वो आप ए में लेंगे और माइनस करेंगे बी। बी से मुराद है कॉस्ट ऑफ द एसेट। आप ए में जो वैल्यू है उसके हवाले से भी वो जो है मैंने अभी जो आपको रूल्स बताए थे, यानी कि उस पे सेक्शन 68 अप्लाई होगा। फेयर मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है, सेक्शन 69 भी हो सकता है, रिसीट्स ऑफ इनकम। उसके अलावा सेक्शन 75 डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, और सेक्शन 75A है जो कहता है परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, ये टाइटल होना चाहिए था, परचेज ऑफ सर्टेन एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। उसके अलावा जो यहाँ पे वो बी में कह रहा है ना, बी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो ये कॉस्ट का वर्ड अगर आपने समझना है सेक्शन 37 के सब सेक्शन 2 के फॉर्मूले में, तो आपको सेक्शन 76 पढ़ना पड़ेगा। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हूँ 2001 में, जो कॉस्ट को डिफाइन कर और ये चैप्टर है एसेट्स का, तो जारी बात है कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बात हो रही है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में आप कॉस्ट कैसे लेंगे, यानी कि जब आपने खरीदा है। अब ये वो सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि जी वो जो हमने तो इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो उसकी कॉस्ट क्या है, हमने जी इनहेरिटेंस में मिला है तो उसकी कॉस्ट क्या है। वो सारे सवालों का जवाब यहाँ है। अब मैं बार बार चूंकि आप पूछते हैं और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पूछते हैं तो मैं बार बार नहीं जा सकता। मैंने आज आपको एक रास्ता बना दिया। क्लाइंट जब पूछता है तो वो तो टाइम भी देता है, पेमेंट भी करता है, और फिर हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमने जो उसको बात बताई है वो क्या। फिर मार्केट में मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो मुख्तलिफ लोगों की इंटरप्रिटेशन की वजह से, मुख्तलिफ वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाइपिस्ट, कंप्यूटर वाले, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं जो कानून को हैंडल करते हैं। जरूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट हो, वो ACCA वाले हो, CA वाले हो, एडवोकेट्स हो, लेकिन उस वजह से मुख्तलिफ बातें, जिस तरह पहले सिर्फ DC वैल्यू पे शो की जाती थी लेन देन, अब फर्क होगी। अब FBI ने अपनी वैल्यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दे दिया, मूवेबल की बात नहीं कर। तो कॉस्ट वगैरह और वो तो आप अगर ACCA का पाकिस्तानी टैक्स लॉ का एग्जाम दे रहे हो, या जो है क्या कहते हैं आप उसके अलावा और कहीं पे पाकिस्तानी लॉ का एडवांस लेवल पे जैसे MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उस तरह की जगहों पे दे रहे हो, तो आपसे फिर इन बारीकियों में, या एडवांस टैक्स जो CA में पेपर होता है
उस पे दे रहे हो तो वो इन बारीकियों में जाएगा। वो आपसे इस तरह सवाल पूछेगा, आपने देखना होगा ये मूवेबल की बात कर रहा है, मूवेबल कैपिटल एसेट की बात कर रहा है कि आया ये कैपिटल एसेट है भी नहीं है। फिर जो है क्या कहते हैं वो उसकी कॉस्ट की बात कर रहा है तो आपको सेक्शन, तो बेसिकली एक माइंड मैप अगर आप बनाना शुरू कर देना, यानी कि यहाँ जूम पे भी व्हाइट बोर्ड का है, अभी तक मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड होता तो हम अगर ये फॉर्मूला लिख रहे होते ए माइनस बी और फिर ए इज दी कंसिडरेशन रिसीव्ड। अच्छा, ये जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है इस पे भी सेक्शन 69 रिसीट ऑफ इनकम अप्लाई होता है। फिर सेक्शन 78 अप्लाई होता है, नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। सेक्शन 79 अप्लाई होता है, नॉन रिकग्निशन रूल्स, यानी कि हो सकता है कि आपको गिफ्ट मिल रहा हो तो कंसिडरेशन तो फिर उसमें क्या हुई, जीरो। तो जीरो माइनस जो भी आपकी कॉस्ट है, फिर तो बात नहीं बनेगी ना, नेगेटिव फिगर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब है तो डिफरेंट सिनेरियोज के लिए है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। फिर सब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, पानी पी लूं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये डायनामिक वर्ड्स हैं, ये डायनामिक सेक्शन है क्योंकि बार बार कानून में चेंज आता है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप जो है अपने घर का, आप घर आते हैं तो अगर आपके घर का जो रास्ता है वो बार बार चेंज होता रहे तो फिर तो आपको बड़ा अलर्ट रहना होगा हर वक्त घर आते हुए, चाहे आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं या गाड़ी पे आ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आपकी किसी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कभी एक गली बंद है, कभी दूसरी गली बंद है, तो आप मोहतात होंगे। जब आपको पता होगा कि मेरे घर का, तो वो तो कहते हैं ना आंखें बंद करके भी आप जा सकते हैं। तो टैक्स लॉ में आप सेक्शन, ये जो है चेंजेस इसके अंदर, अगर यहाँ भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसमें बताया गया है सेक्शन 3A रिमूव कर दिया गया है, 3B रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और उसकी वजह है, और ये जो चेंजेस हुई हैं, अगर आप कोई ऐसा केस लड़ रहे हैं किसी क्लाइंट का, उस वक्त सेक्शन 3A एक्टिव था, तो फिर इसकी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन, इसकी रीडिंग, फिर इंटरप्रिटेशन और फिर कंस्ट्रक्शन फर्क थी। अब इसमें से 3A 3B निकल गया है, सेक्शन 1A भी एक दफा इंसर्ट किया गया है, फिर निकाला गया है, सेक्शन 3 भी ओमिट किया गया है। सेक्शन 3 ओमिट हुआ था एनहांस एक्ट 2022। देखें, फ्रेश फ्रेश बात है, 2022 की वजह से ओमिट हो गया। और उसमें क्या था, उसमें टैक्स पेयर का फायदा था। उसमें यह था कि अगर आप कैपिटल एसेट सेकेंड ईयर में बेचें तो जो है क्या कहते हैं आपको टैक्स 100% कैपिटल गेन नहीं 75% पे देना था। और फॉर्मूला था, वो मैं पढ़ता नहीं हूँ ताकि कंफ्यूज ना करें, ए माइनस बी के फॉर्मूला। लेकिन वो देखें, आप अपने टैक्स राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहे ना, तो हर एक सेक्शन के अंदर जो टैक्स पेयर के बेनिफिट के सब सेक्शंस हैं, वो कन्वीनियंटली जो है वो एफबीआर, क्योंकि एफबीआर ही प्रपोज करता है ना बजट। वैसे तो लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की कमेटी होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को इतना अवेयर होना चाहिए कि टैक्स लॉ उनको आता हो, उसके अंदर जो है पार्लियामेंटेरियंस जो अकाउंटिंग और उस चीज के पढ़े, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को लाया जा सकता है, ब्रीफिंग ली जा सकती है, मेहनत की जा सकती है। लेकिन ये जो जिस तरह ग्रुप में लोग बस केस लॉ मांग के फोटोकॉपी करके करते, मैं समझ सकता हूँ ये वो कल्चर वहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से बड़ों को देखा जा रहा है कि वो झटपट काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार मेहनत ना करो। जबकि यहाँ मैं अभी आपको एक सेक्शन को मैंने आपको बताया और उसको मैंने इतने सारे सेक्शंस के साथ ऐड किया है, या जैसे अली खान पूछ रहे हैं कि जॉब करूं या वो करूं, और उसका मैंने इतना डिटेल्ड जवाब दिया। और मेन पॉइंट ये था कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉज की प्रूव करें। अब मैं आपको कैपिटल जो है इनकरेज करूंगा कि कैपिटल गेन सेक्शन 37 को सेक्शन 7E के साथ मिला के, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक्शन बाय सेक्शन, एक तरफ ये वो लिखें एक तरफ ये लिखें और देखें कि क्या बात है। जैसे कैपिटल एसिड की एग्जांपल है, वो है अली अब कह रहे हैं कि चले, अच्छी बात है, अली करें, ये सब चीजें बड़ी जरूरी है, ताकि जो है आपकी जो वो जो पावर है ना, आपकी बात में, आपकी बात में जो दम है, जो सब्सटेंस है, वो बढ़ेगा। अच्छा, फिर इसको आइडियली अगर आप सेक्शन 37 को इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया वाला जो है, जो मिलता जुलता है, उसके साथ पैरेलल रखें। और पालकी वाला साहब की किताब जो लाहौर टेक्स बार में अवेलेबल है, उसकी 20th एडिशन, उसकी कमेंट्री पढ़ के वहां देखें कि इंडिया में कैपिटल एसेट को
कैसे ट्रीट किया जाता है, और वहाँ बड़ी बड़ी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उसके अंदर गुडविल भी जनरेट होती है, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट, बहुत सारे कैपिटल एसेट्स जनरेट होते हैं, उसकी टैक्सेशन कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ। तो इवन एक कैपिटल एसेट का टॉपिक पकड़ के भी पहले वो इंटरनली कैसे, यानी विद इन द सेक्शन कैसे अप्लाई होता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप अपने टैक्स राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बात ये चलती रहेगी। आगे चलते हैं जी, सब सेक्शन 4। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग कंपोनेंट बी ऑफ द फॉर्मूला इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 अभी मैंने आपको बताया, जहां जनरल फॉर्मूला दिया है, चाहे कोई भी कैपिटल एसेट, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो जो है उसमें बी से मुराद होगा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। अब कॉस्ट से क्या मुराद है, तो कह रहा है कि नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन दैट इज or may be deducted under any other provision of this chapter or that is referred to in section 21। वो ये कह रहा है कि अगर कैपिटल एसेट में जो है वो है, अफगानिस्तान को 9 रन चाहिए थे, एक बॉल थी, अब वो देखें क्या करते हैं उसके अंदर सिनेरियो, आखिरी बॉल पे छक्का मारा था या क्या किया था। ठीक है जी, तो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल जो है काम होते रहते हैं। तो चल, अफगानिस्तान हार गया, लेकिन ये है कि फाइट करते हैं, तो अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। अच्छा, अब जो है यानी छक्का लग, ओ चौका हो, ओ चलें, ट्राई किया था उन्होंने, लेकिन 9 रन चाहिए थे, 4 रन ही बने, तो अच्छा है। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो सबसेक्शन 4 है वो ये कहता है कि आपने जब वो एसेट खरीदा था, तो उसकी कॉस्ट में अगर आपने कोई ऐसा आइटम शामिल किया था जिसकी डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे या किसी और हेड के नीचे मिली थी, तो फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी, और समझाया जा सकता है, लेकिन चले आगे की तरफ चलते हैं कि बेसिकली आप ये नहीं कर सकते कि जी, क्योंकि देखें कैपिटल एसेट को खरीदते हुए सपोज करें कि आपने एक बंदे को कमीशन दी थी, ठीक है, आप, और ये आपका काम है कमीशन देना, और वो कमीशन आपने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज भी आपने खरीदी थी जो आपके नाम पे नहीं थी, तो आप कुछ अपनी इनकम वहां चार्ज कर रहे हैं, कुछ इनकम कैपिटल गेन के हेड के नीचे चार्ज करें। तो जो कमीशन आपने दी थी उस शख्स को, वो अगर आपने एज ए डिडक्शन वहां क्लेम कर ली है इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे, तो फिर आप कैपिटल गेन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में उसकी कॉस्ट यानी वो अमाउंट दोबारा शामिल नहीं कर सकते, डबलिंग नहीं कर सकते। सबसेक्शन 5 कहता है इन दिस सेक्शन, और ये सबसे बड़ी बात हुई, डेफिनेशन की हम बात करने लगे। कैपिटल एसेट मींस, यानी कि जो डेफिनेशन दी गई है वो फुल एंड फाइनल डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हो हेल्ड बाय अ पर्सन, एक पर्सन ने होल्ड किए हो, वेदर और नॉट कनेक्टेड बाय बिजनेस, यानी वो पर्सनल एसेट हो या बिजनेस एसेट हो, बस ये अब आप समझ लो कि वो बिजनेस एसेट हो या पर्सनल एसेट हो, वो दोनों केसेस में कैपिटल एसेट होगा, बट डज नॉट इंक्लूड। और ये जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ए बी सी तो बेचारा निकाल दिया गया है, डी, ये जो है ए बी सी निकाल दिया गया, डी, ये वो चीजें हैं जो कैपिटल एसेट है ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको इस पे गेन होता है तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में आप वो गेन शो करेंगे, वो टैक्सेबल नहीं। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास कोई चीज स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे है, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल के तौर पे है, तो तब तो आप उसको बिजनेस के डेफिनेशन, आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो करेंगे, वो कैपिटल एसेट नहीं होगा और वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो जबरदस्ती कोई भी चीज आपके पास, वो हो सकता है बुक्स हो, कोई भी चीज हो, एसी हो, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हो, वो अगर आप जो है, वो वैसे तो कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर आप उसको एज ए बिजनेस करते हैं तो आप वहां पर डालेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहीं पे आएगी। Any property with respect to which the person is entitled to depreciation, deduction under section 22 और amortization under section 24, यानी कि अगर वो फिक्स्ड एसेट है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, तो वो है तो कैपिटल एसेट, लेकिन उस पे चूंकि डेप्रिसिएशन या इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन चार्ज हो रही है, तो आप उसको जो है वहां पे लेके जाएंगे, यानी कि आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे शो करेंगे। और डी में कहता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन
5 ऑफ सेक्शन 38, यानी कि कहीं कुछ ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र अगले सेक्शन में होगा, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द पर्सन फैमिली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। दो एग्जांपल्स मैं दूंगा और वो एग्जांपल्स ये होंगी कि सपोज करें कि आपके पास फॉरेन एसेट्स, फॉरेन करेंसी है, और वो फॉरेन करेंसी जो है वो पड़े पड़े डॉलर महंगा हो गया, वो आपके पर्सनल अकाउंट में पड़े और आपने अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया, तो वो जो गेन है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में लेके नहीं जाएंगे। वो पर्सनल एसेट्स है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, इसलिए वो कैपिटल गेन नहीं है, बल्कि वो अदर गेन है, नॉन टैक्सेबल गेन है। आप वेल्थ स्टेटमेंट में आप देखें ना, आपके $100 पड़े थे, आपने ₹100 के लिए थे, तो आपने उसको जो है 1,000 रुपए का शो कर दिया कि जी मेरे 1,000 रुपए। अब वो 200 रुपए के हो गए तो वो 2,000 हो गए, तो आपका अकाउंट जब आप बढ़ाएंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 1,000 रुपए आ जाएगी, क्योंकि वो तो एसेट बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है। तो आप फिर अदर्स में या फिर कैपिटल गेन है एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी उस हेड में शो करके 1,000 रुपए आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस करेंगे, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है पड़े पड़े, जब कैपिटल गेन आपको होगा, जब गेन होगा फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल करेंसी पे, तो वो अगर आपका पर्सनल एसेट है तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया, तो टैक्सेबल नहीं। अब आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है और वो फॉरेन डॉलर्स में, सेम सिनेरियो है, तो आप उस पर टैक्स पे करेंगे। वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में अदर रेवेन्यू के खाने में अदर्स में आएगा और वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास गाड़ी है और आप गाड़ियों का कारोबार नहीं करते, पर्सनल गाड़ी आपने बेची और दूसरी गाड़ी खरीदी, उस पर्सनल गाड़ी पर आपको गेन हुआ, वो गेन अदर्स में आएगा या कैपिटल गेन वाले, यानी रिकंसलिएशन के पेज पे इनफ्लोज में जो कैपिटल गेन है या अदर्स का खाना है वहां डालेंगे कि मुझे उसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, जिसकी वजह से फिर शायद आपने नई गाड़ी खरीदी, महंगी गाड़ी खरीद ली, क्योंकि हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हो और इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई हो, तो गेन अगर आपको हो गया और वो गेन खास तौर पे रियलाइज हो गया, आपने वो फॉरेन करेंसी बेच दी है, तो फिर ये मैं आपको साथ में बात को थोड़ा माइंड कर दूं कि जो है अ, अगर वो एसेट की वैल्यू बढ़ी है और वो डॉलर आपने बेचे नहीं है, तो फिर तो जो है क्या कहते हैं, आप उसको कॉस्ट पे शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको नए उस पे शो करें। तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हैं, और बाकी जो है फिर आपसे बातचीत होगी अगले सेशन में। अब इजाजत दें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।